हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, जहां पर हम जानेंगे भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ। ओके, जो हमारे प्रीवियस कुछ सेशंस हुए थे वहां पर हमने जाना था किस तरह से 1857 का विद्रोह हुआ, रिवोल्ट जाना था हमने 1857 का, जिसको हम सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके पैरेलल हमने डिस्कस किया कि वही वो समय था जब हमारे देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स चल रहे थे। कौन से रिफॉर्म? सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है, सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तो ये जो सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे इंडिया में, भारत के समाज में जो कुरीतियां घर कर गई थी, हमारी संस्कृति में जो बाद में आडंबर घर कर गए थे, उनको दूर करने के लिए बहुत सारे स्कॉलर्स, बुद्धिजीवी आगे आए और उन्होंने सुधार लाने की कोशिश की। कहीं कहीं पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद लेके, जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उनकी मदद लेके कई कानून भी बनवाए, जो हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशंस में देखकर आ चुके हैं। तो उसके आगे की स्टोरी है। अब ये वो समय था जब हमारे देश में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार हो रहा है। ये वो समय था जब हमारे देश में ब्रिटिश के गलत तरीके से शासन करने के खिलाफ हम विद्रोह कर चुके हैं, 1857 का विद्रोह। ठीक है, इसके बाद हमारे देश में 1885 में एक घटना होती। घटना क्या है? मतलब एक संगठन का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बाद में बनेगा, उसके पहले हमारे देश के लोगों के मन में एक भावना आनी चाहिए जिसे बोलते हैं राष्ट्रवादी भावना। राष्ट्रवादी भावना का क्या मतलब है? नेशनलिज्म, मतलब आपके अंदर एक राष्ट्र को लेकर जो प्रेम उमड़ता है, आपके अंदर ये भावना आ जाए कि हम एक राष्ट्र हैं। क्योंकि आपने पहले पढ़ा था कि हमारे देश में बहुत सारे विद्रोह हुए थे 1857 के पहले, वो सारे क्षेत्रीय विद्रोह थे। 1857 का विद्रोह भी हम कोई भारत का विद्रोह नहीं बोल सकते हैं। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें कई सारे क्षेत्र के लोग मिले जरूर, जिनके समान हित थे, लेकिन फिर भी ये पूरे भारत को नहीं समेट रहा था। समझ में आ गया? तो ये वो मूवमेंट था जब हमें पहली बार वो एक वाली फीलिंग दिखाई दी कि अरे हम सब एक हैं और हम क्षेत्र नहीं, हम एक एक तरह से हम एक कैसे हैं, क्योंकि हम सबका एक तरीके से शोषण किया जा रहा है। तो उस मूवमेंट पे शोषण के आधार पे हमने हमारी एकता दिखाई। अब यहाँ पर इसी की बात कर रहा है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ होगा, जो हमारे अंदर नेशनलिज्म की जो भावना आती है, राष्ट्रवादी भावना आती है, वो भावना कैसे आ रही है, बस इस पूरे चैप्टर में यही स्टोरी बताई गई है। अब राष्ट्रवादी भावना के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हम इसके बाद के जो कुछ चैप्टर्स होंगे उसमें पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, यानी 1885 में कांग्रेस का गठन होगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे हमारा नेशनल मूवमेंट चलेगा। तो कांग्रेस का गठन हो रहा है जो बोल रही है कि मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, है ना, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म, जैनिज्म, किसी भी वर्ग, किसी भी लिंग, सबको वो रिप्रेजेंट कर रही थी कांग्रेस। तो वो रिप्रेजेंट तभी करेगी ना जब हमारे अंदर वो एक राष्ट्रवादी भावना आएगी, एकता आएगी। फिर हम देखते हैं हमारे नेशनल मूवमेंट्स चलते हैं। 1905 में हम देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन। फिर 1920 के आसपास हम देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो 1 बाय 1 मूवमेंट की सीरीज चलती है, ये हम किस तरह से लड़ रहे हैं? इसमें हम सब एक होकर लड़ रहे हैं, हम अपनी राष्ट्रवादी भावना दिखा रहे हैं। तो ये राष्ट्रवादी भावना अचानक से पनपी कैसे? क्योंकि इसके पहले मुगल्स के टाइम पीरियड में हम देखते, देखो मौर्यंस के टाइम पीरियड में हमने देखा था कि ऑलमोस्ट जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो किसके कंट्रोल में था? मौर्यंस के कंट्रोल में था। अगर हम सदर्न मोस्ट इंडिया के पार्ट को छोड़ दें और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा हो गया, बांग्लादेश वाला क्षेत्र, ये सब उसने अपने क्षेत्र में मिला रखे थे। ठीक है, उसके बाद से हम मुगल्स के टाइम पीरियड में देखते हैं कि मुगल्स के टाइम पीरियड में या सल्तनत काल में भी हमने देखा था, जब तुगलक थे उनके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक में कुछ समय तक थोड़ा सा दक्षिण की तरफ क्षेत्र पर उन्होंने नियंत्रण किया, लेकिन वो फिर फ्री हो गए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था।
लेकिन मुगल्स के टाइम पीरियड में हमने देखा किस तरह औरंगजेब के समय तक दक्षिण भारत की तरफ अभियान चलाया जा चुका था। तो वो जो थोड़ा सा एक भारत जैसा स्ट्रक्चर है ना, वो हमें मौर्यंस के टाइम पीरियड में दिखाई दिया, फिर मुगल्स के टाइम पीरियड में दिखाई दिया। मुगल्स के डिक्लाइन के बाद पूरा इंडिया छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका था और उस समय कोई देश या राष्ट्रवादी नहीं बल्कि क्षेत्रीय भावनाएं थी। जैसे बंगाल अपने क्षेत्र के लेवल पर काम कर रहा है, अवध अपने क्षेत्रीय हित की बात कर रहा है, मैसूर अपने क्षेत्रीय हित की, मराठा अपने क्षेत्रीय हित की। हालांकि ये सब एक मुगल सम्राट या मुगल शासक को कहीं ना कहीं सर्वोच्च स्थान दे रहे हैं नाम के लिए ऑफिशियली, लेकिन एक्चुअली ये सब अपनी इंडिपेंडेंट पावर का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था, वन बाय वन ब्रिटिश ने इन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में करा। भले ब्रिटिश इन पर रूल कर रही है, खाली इन क्षेत्रों का मालिक बदल गया। यानी पहले भारत का ही कोई मालिक था, अब कोई विदेशी आकर इन पर बैठकर रूल कर रहा है। लेकिन लोगों के अंदर तो अभी भी क्षेत्रीय भावनाएं थी। जो बंगाल के लोग थे उनके अंदर आपस में एकता थी कि हम एक क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए वो क्षेत्र ही राष्ट्र का काम कर रहा था, या अवध के लोगों के लिए उनका क्षेत्र ही राष्ट्र के रूप में काम कर रहा था। तो क्या ऐसा हुआ कि ये जो यहाँ के लोग हैं ना, वो इस क्षेत्रीय भावना से निकलकर एक राष्ट्र में कन्वर्ट होने के लिए प्रिपेयर हो पाए? ओके, उनके अंदर वो राष्ट्रवादी भावनाएं दिखाई दी। तो ये चैप्टर आपको पूरी वो जर्नी बताएगा कि हमारे अंदर वो क्षेत्रीय भावना से एक राष्ट्रवादी भावना कैसे पनपी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है या कारक हैं जिन्होंने पुश किया हमें उस ओर, और फिर एक राष्ट्र के रूप में हम आगे दिखाई देंगे हमारे नेशनल मूवमेंट्स में, ठीक है, जिसकी जर्नी आप पढ़ेंगे कांग्रेस के बनने के बाद से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक ओवरव्यू, हमने चैप्टर का ले लिया। बाकी यहाँ पर हमारे ये सारे कोर्सेज दिए हैं, आप में से जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और प्रिपरेशन करते हुए देखो मैं आप सभी को बोलूँगी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत लंबा खिंच लेते हैं तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि गाइडेंस नहीं मिल पाया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो लंबा खिंच गया, धक्के खा के फिर उनको जब समझ आई तब उन्होंने निकाल लिया। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, एक लंबा टाइम पीरियड होने के बाद से प्रिपरेशन बंद हो जाती है और हमेशा आपके पास वो समय नहीं रहता है। लड़कियां हैं तो उनके पास में एक शादी की जिम्मेदारी, लड़के हैं तो उन पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कि भाई कैसे भी कुछ अर्न करना है, तो लंबा समय नहीं मिलता है, फिर आपको कहीं ना कहीं जॉब ज्वाइन करना ही पड़ता है देखकर अपने हिसाब से। तो जो आपका पीक टाइम है ना, जो आपको स्टडी के लिए टाइम मिल रहा है, मैं बोलूंगी सिविल सर्विसेज के एग्जाम को आप बहुत कम समय में निकाल सकते हैं, 1.5 से 2 साल, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है। वो गाइडेंस कहीं से भी आप लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्लस सब्जेक्ट जब भी आप कुछ पढ़े, अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं क्लियर हो, अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड था तो आपके साइंस के सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट्स आपके हैं नहीं क्लियर, या तो आप उसको किसी की मदद से पढ़िए, और अगर मदद नहीं मिल रहा है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो आपको इधर उधर ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप सही जगह पर इन्वेस्ट करिए। मैं सबको बोलूँगी, बहुत सारे लोग आजकल लहंगा, फ़ोन, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे हम फालतू खर्चा कर देते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, हमारा करियर। उसको बनाने के लिए आपको जो लगता है आप बेस्ट वो चीज़ ट्राई करिए। यहाँ पर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कुछ कोर्सेज लाए, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है उन्हें, तो एक मिनिमम अमाउंट में यहाँ पर आपके लिए कोर्सेज है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्लान। तो आप में से जो भी बच्चे जिस साल अपीयर करने वाले हैं, आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाएगा। एक वो गाइडेंस मिलता है जिसमें आप सही एनर्जी, जो अपना एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में लगाएंगे, अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो टाइम, एनर्जी, मनी सबकी बचत होती है अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। और देखो सबसे जरूरी है टाइम की बचत। समय एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी वापस नहीं ला सकते, है ना। आपका 2 साल निकल गया, क्या पलट कर आएगा? कभी नहीं आएगा। 4 साल निकल गया, आ जाएगा? नहीं। तो समय कभी नहीं आता है। बाकी सब चीज़ें दोबारा कमाई जा सकती हैं या मिल सकती है। चलो, ये रहा हमारा एक टेस्ट सीरीज है। जो बच्चे इस साल पेपर में बैठने वाले हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट मिलता है, आप उसको देखिए, एनालिसिस करिए। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन के बाद जो सॉल्यूशन है, नंबर आपके कितने भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब भी कोई टेस्ट लगा रहे हैं, उसके जितने टॉपिक्स वहाँ पर दिए थे उन सारे टॉपिक्स पर आप जाकर कमांड बनाइए, रिवीजन करिए, उनको डेप्थ में एनालिसिस करिए, ये रेगुलर बेसिस पे करिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि आ सकते हैं इस बार यूपीएससी में, थोड़ा सा एक गेस किया जाता है, गेस वर्क करती है हमारी पूरी टीम जो है, कंटेंट टीम की, क्या हो सकता है वो करंट बेस पर, या जो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर हम भी आपके लिए एक टेस्ट लेकर आए, मॉक टेस्ट है, रेगुलर बेसिस पे लिया जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है कुछ जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे, डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप देख लेंगे, विजिट करिए, मॉक टेस्ट लगाइए जिस भी तरीके से हो। प्लीज़ अगर आप इस साल पेपर में बैठ रहे हैं, टेस्ट को मत छोड़िए, ये एक बहुत बड़ा हथियार है जो आपके काम आएगा। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं हम हमारे डायरेक्ट इस चैप्टर पे। ओके, तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ कैसे हुआ, पूरा चैप्टर है, इसमें कोई फैक्ट जैसी कुछ चीज नहीं है, पूरी कंसेप्चुअल चीजें हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्रिटिकल जो एनालिटिक सोच होती है वो यहाँ पर विकसित होगी जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं भी ये काम आ सकता है मेंस में। अब यहाँ पर क्या बोलता है राइटर, बोलता है आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में कौन कौन से कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आधुनिक राष्ट्रवाद की बात कर रहा है तो ये वो टाइम पीरियड है जब हमारे अंदर वो फीलिंग आएगी कि अच्छा भाई हम सब एक हैं, मतलब क्षेत्रीय लेवल से या क्षेत्रीय भावना से निकलकर हम एक देश या फिर राष्ट्र वाली भावना में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, पाकिस्तान इंक्लूडेड, बांग्लादेश इसमें इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये वाली फीलिंग हमारे अंदर कब आई थी, तो आप सभी ने देखा 1857 का विद्रोह, वहां पर हमें छोटे लेवल पर कुछ चीजें दिखाई दी, बड़े लेवल पर दिखाई देती हैं 1885 में। तो क्या ऐसा हुआ जो हमारे अंदर एकदम से राष्ट्रीयता की बात आ गई कि हम सब एक हैं, क्यों, कुछ तो कारक रहे होंगे ना। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। हम वन बाय वन उन सारे फैक्टर्स को तो स्टडी करने वाले हैं, लास्ट में आपको सिनॉप्सिस फॉर्म में एक पिक्चर प्रोवाइड करा दूंगी, बना दूंगी, ताकि आप उंगलियों पर रट सके कि ये सारे फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स के अंदर का पहले हम डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारणों का परिणाम माना जाता है जो भारत में उपनिवेशी शासन के कारण उत्पन्न हुए। बोल रहे सबसे पहली चीज क्या है कि आप एक क्यों हुए, एक हम इसलिए हो गए क्योंकि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, सीधी सी बात है। तो ब्रिटिश जिसके हम उपनिवेश थे, उपनिवेश का काम ही होता है कि भाई जो आपका शासक है उसके हित में आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो हमारे शासक कौन बन के बैठे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी हुई थी। ठीक है, तो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे और एक्सप्लॉइट करने के लिए जितनी भी वो पॉलिसीज ला रही थी, चाहे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, उनकी जो भी पॉलिसीज थी उन सारी पॉलिसीज में वो अपना फायदा देखते थे। और जब सारी नीतियां किसी और के फायदे के लिए होंगी तो आपकी आंख खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी। तो ये बोल रहा है कि राष्ट्रवाद का जो उदय होता है हमारे अंदर, जो एक नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि जो उपनिवेश, एक दूसरा देश था हम पर रूल कर रहा था, हमें उपनिवेश बनाकर उसकी जो भी पॉलिसीज थी उसके कारण हमारे अंदर ये फीलिंग आती है। एक फैक्टर यहाँ पर ये बोल दिया, जैसे नई नई संस्थाओं की स्थापना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन, संसाधनों का अधिकाधिक दोहन। यहाँ पर बता रहा है कि बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं खुलती हैं भारत में। बोल रहा है कि रोजगार के नए अवसर का सृजन, ब्रिटिश जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो उनको इंडिया में रूल करने के लिए एक बहुत बड़ा लेबर चाहिए था, एक बहुत बड़ा ऐसा ग्रुप चाहिए था जो लेबर क्लास काम कर सके। जैसे उनको भारत में एक अच्छी सेना चाहिए थी, सेना यूरोप से उठा कर लाएंगे नहीं, महंगे मिलेंगे, तो अधिकारी पद पर तो खुद बैठ जाते थे, बाकी भारतीयों को भर्ती करते रहते थे। ठीक है, उन्हें कार्यालयों को चलाने के लिए बहुत बड़ी कर्मचारियों की फौज चाहिए थी, तो उसके लिए भी भारतीयों को भर्ती कर रहे हैं। जो वो भारत में स्कूल्स बनाए थे उसमें शिक्षक के रूप में चाहिए, तो जो भी ब्रिटिश भारत में मैनेजमेंट करेंगे उसके लिए उसको एक अच्छा खासा लेबर चाहिए ना। तो इस तरह रोजगार के अवसर आए, और वो रोजगार के अवसर के लिए जब हम आगे बढ़े और हम उन रोजगारों में गए तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि खुली, हमें समझ में आया कि अरे ये हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। संसाधनों का अधिकाधिक दोहन, मतलब भारत के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और वो एक्सप्लॉइट किसके फेवर में किया जा रहा है, उसके देश के फेवर में, किसके, ब्रिटेन के। ऐसा नहीं है कि भारत में पहले लगान व्यवस्था नहीं थी, अब कर व्यवस्था नहीं थी, हर एक रूलर, आज भी हमारी गवर्नमेंट है, हमसे टैक्स लेती है, बिल्कुल लेती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, सबने जीएसटी के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो टैक्सेस है वो आज भी लिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट गवर्न कैसे करेगी आप पर, रूल कैसे करेगी आप पर, या आपको कोई फैसिलिटी कैसे देगी। इतने सारे सरकारी हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, सरकारी स्कूल्स चल रहे हैं, रेलवे इतने कम पैसे में आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, रोड्स बन रहे हैं, तो सब्सिडी देती है सरकार, बीपीएल फैमिलीज को सब्सिडी देती है। तो ये सब कैसे प्रोवाइड कराया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड आजकल आप देख रहे हैं
उसमें सारी जो भी फैसिलिटीज़ है। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, कोई भी गवर्नमेंट है, किसी भी ABCD किसी की भी सरकार आए, आपके फेवर में करना ही करना है, उन्हें पॉलिसी एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि वापस 5 साल बाद इलेक्शन होगा तो काम करेगी। तो अब वो काम जब कर रही है उसके लिए पैसा क्या, वो अपने घर से तो ला नहीं रहे हैं। तो कभी भी कोई सरकार चलेगी या एंशियंट टाइम पीरियड में, मिडेवल टाइम पीरियड में, मॉडर्न टाइम पीरियड, कोई भी रूल करेगा वो टैक्स इंपोज करेगा, रेवेन्यू इंपोज करेगा। पहले भी होते आया भारत में। अभी क्या प्रॉब्लम थी? अभी प्रॉब्लम ये थी कि टैक्स रेवेन्यू जो मिल रहा है, पहले जो मिलता था सरकार हम पे खर्च कर रही थी। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब जो मिल रहा है वो सारा उठ के किधर जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है। ब्रिटेन जाने के लिए उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है, डायरेक्ट तो जा नहीं सकता है। तो ये पैसा ब्रिटेन पहुंचाने के लिए तरीके बनाए जा रहे हैं, जिसको मैंने पहले भी कई बार बता रखा है कि किस तरह से यहाँ से मनी उधर जा रही है। दादा भाई नौरोजी ने बहुत डिटेल से बताया था कि कैसे इंडियन वेल्थ को ड्रेन किया जा रहा है ब्रिटेन के फेवर में। तो प्रॉब्लम यही था कि भारत के संसाधनों का दोहन हो रहा है किसी देश के हित में, और इतना एक्सप्लॉइट किया कि भारत दरिद्रता के कगार पर पहुंच चुका था। जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत लंबा समय लग गया हमको स्टेबल होते होते, ठीक है। और वही भारत को, जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको देखकर ये सारे यूरोपियंस भारत में एंट्री कर गए थे, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि बेसिकली वही कारण था, क्योंकि वो लोग जो भी पॉलिसीज चला रहे थे उससे हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और हमको जब समझ आई तो हम क्या करेंगे, एक हो जाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण से नहीं हुआ। डेफिनेटली औपनिवेशिक जो पॉलिसीज थी उसने तो भूमिका निभाई, लेकिन क्या औपनिवेशिक नीतियां, कोई आपको रोज आ रहा है 4 कोड़े मार रहा है या डंडे मार रहा है और आप वो डंडे 200 साल से खा रहे हो, तो क्या एक दिन आप 10 लोग एक हो जाओगे? नहीं, कोई और चीजें भी होंगी ना। रोज आप 200 साल से, या सॉरी, रोज आप 2 साल से कोड़े अगर खा रहे थे 5 लोग 6 लोग, तो एक दिन क्या हुआ कि एक हो गए। और भी इंटरनली कुछ एक्टिविटी चल रही होंगी, उनमें कोई एक नया व्यक्ति आ गया होगा जो नए विचार लेकर आया, उसने बोला हमको नई कोड़े खाना चाहिए, हमको कुछ करना चाहिए, फिर किसी ने कुछ और बोला, आप समझ रहे हैं। तो ये तो मेजर रीजन तो ये बनेगा ही। अगर एक्सप्लॉइट ही नहीं करते, अगर आपको अच्छे से रूल करते, तो आपके अंदर ये नहीं आता ना कि हमको एकजुट होना और इनके खिलाफ खड़े होना। नहीं, एक्सप्लॉइट करना तो मेन रीजन था, बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम किसी एक चीज को नहीं बोल सकते कि भारत में राष्ट्रवाद इस वजह से उत्पन्न हुआ। बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जिनको यहाँ पर राइटर कवर करता है। बोलता है फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप विश्व स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना और आत्मविश्वास की भावना का प्रसार हुआ। देखो बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई है जो आप आगे पढ़ोगे। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप देखेंगे तो वहां पर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। 18th सेंचुरी के आसपास की घटना है, 1789 टू 99 वाली। तो वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह फ्रांस में, यूरोप का जो एक देश है, वहां पर किस तरह से एक रिवॉल्यूशन हो रहा है। वहां पे फ्यूडेटरी सिस्टम वीक हो रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। लोग जो है अपने राइट्स की बात कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में हो रहा था, 18th सेंचुरी की घटना है, उसके बारे में बाकी विश्व को भी पता लग रहा था। भारत में भी जो प्रबुद्ध लोग थे, स्कॉलर्स थे, क्योंकि भाई आप में से कितने लोग होंगे जो न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल फॉलो करते होंगे। बहुत बच्चे सिविल्स की तैयारी करें, लेकिन बहुत पंक्चुअल नहीं होते इन चीज़ों को लेकर, अपडेट नहीं होते हैं। और आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया के कि आपके पास इजीली न्यूज़ पहुंच जाती है। तो उस समय कितने ही इंडियंस फॉलो करते होंगे? नहीं। लेकिन हाँ, जो स्कॉलर्स थे जिनको पढ़ने का शौक था, वो सारे फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन से परिचित थे। तो कहीं ना कहीं उससे उन प्रबुद्ध भारतीयों के दिमाग में ये जा रहा था कि हाँ, ये सही है, जो ये अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, उसका उन पर इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण, इसी बीच भारत में पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण कब आया? तो हमने देखा था कि किस तरह से 1800 के आसपास हमारे देश में कुछ मूवमेंट्स चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, बहुत सारे और स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा था, विवेकानंद जी। तो वो सब लोग समाज में, धर्म में सुधार की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में आपने डिस्कस किया था। तो वो जो सुधार की बात की उसे कहा जाएगा भारतीय पुनर्जागरण, जहां पर वो बात करेंगे महिलाओं के अधिकार की, जहां वो बात करेंगे बच्चों के राइट, दलितों के अधिकार की, जहां वो बात करते हैं इक्वालिटी की, जहां वो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, या कि हमको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज क्या होती है, यही तो पुनर्जागरण की बात करता है। समझ में आया? तो एक तरफ तो दूसरे देश में जो क्रांति हो रही है उससे इन्हें सीख मिल रही है, दूसरा अपने देश में जो प्रबुद्ध लोग हैं वो लोग समाज सुधार कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर धीरे धीरे वो चीजें घर कर रही हैं कि हाँ, इक्वालिटी, राइट्स। ओके, नेक्स्ट,
अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा। अब जो ब्रिटिश है ना, वो आधुनिकता को बढ़ावा जान के नहीं दे रहे थे, हमारे फेवर में नहीं दे रहे थे। ऐसा कि आपको कोई सामने वाला पसंद नहीं है, आपने उसको एक झापड़ मार दिया, अब उसके कान में से सुनाई नहीं देता था, लेकिन आपके झापड़ की वजह से उसको कान से ठीक से सुनाई देने लग गया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि सामने वाला आपका पाँव पकड़ ले कि अरे भैया मुझे बचपन से सुनाई नहीं, तुम्हारे झापड़ की वजह से नहीं। वो तो उसको आप पसंद नहीं थे, उसने झापड़ मारना था आपको, लेकिन अनइंटेंशनली उसने इंटेंशनली जो वो कर रहा था उससे एक ऐसा नई चीज निकल कर आ गया जो आपके फायदे में चला गया। झापड़ तो आपको लगा ना, फीलिंग तो आपको आया होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा था कि अंग्रेज तो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए एक बहुत बड़ा मास चाहिए था ना, भारत का मैनेजमेंट कर रहे थे, इतना बड़ा एरिया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, तो इन पर रूल करने के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या चाहिए। यूरोप से लोगों को उठा के इतना सस्ते दाम पर ला नहीं सकते थे। तो अब जब ये इंडियंस को ही पढ़ा लिखा रहे हैं कि भाई इस लेवल पर पढ़ा दो ताकि क्लरिकल लेवल का ये काम कर सके, तो अब भारतीय उतना भी पढ़ लिख ले रहे हैं, शिक्षित हो गए, धीरे धीरे विश्व के बारे में जानकारी उनको मिल रही है, तो वो समझ रहे मेरा अधिकार। ब्रिटिश भारतीय सेना में जो भारतीय लोग सम्मिलित थे उनको वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिल रहा था, या फिर जो ब्रिटेन दूसरे वॉर्स लड़ती थी उसमें उनको घसीट लेती थी कि चलो तुम हमारी सेना वहां चल के वॉर लड़ो। तो जब वो वॉर लड़े जाते थे तो उन्हें वहां की बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती थी, है ना। जब वो जाते थे उनको पता लगता था कि हाँ क्या बाहर चल रहा है और हमारे देश में क्या स्थिति है, समझ में आ रहा है। और तो ऐसी बहुत सारी चीजें ब्रिटिश कर रहे थे जिससे धीरे धीरे मतलब वो अपने लिए कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों को जानकारी मिल रही थी। दूसरा, ब्रिटिश भारत में दूर दूर के क्षेत्रों में अपना ब्रिटेन में बने हुए सामान को पहुंचाने के लिए रेलवे लेकर आए, लेकिन रेलवे के आने की वजह से भारतीय भी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए ना। मतलब पहले एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बैलगाड़ी से जा रहे हैं तो काफ़ी समय लग जाता था, लोग ज़्यादा मूव नहीं करते थे, लेकिन रेलवे के आने की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, गाँव गाँव तक पहुँच पा रहे हैं, लोगों के बीच में कनेक्शन हो पा रहा है। प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से बहुत ज़्यादा पत्र पत्रिकाएं छप रही है। ब्रिटिश रेलवे किस लिए लाए थे? अपने लिए, कि मार्केट में दूर दूर तक हम सामान पहुंचा सके, गाँव में सामान पहुंचा सके। दूसरा, हम अपनी सेना को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचा सके, कहीं कोई विद्रोह हो तुरंत सेना पहुंच जाए, कुटाई चालू कर दे। लेकिन हमारे भी फेवर में गई वो चीज़ें इनडायरेक्टली। कैसे? हम भी मूव कर पा रहे, एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे। डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था, ये सब संचार के साधनों की वजह से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। तो ब्रिटिश ने ऐसी बहुत सारी चीजें भारत में की जो वो अपने लिए कर रहा था, कभी हमारे हित के लिए नहीं। वो सारी चीजें करते हुए इनडायरेक्टली हमारे देश में आधुनिकता को बढ़ावा मिल गया, मतलब हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए। वो होना ही था, लेकिन उसने इस उद्देश्य से नहीं किया था। और जब हमें वो जानकारी हुई, हम एक दूसरे से कनेक्ट हुए, तो फिर हमें पता लगा ना कि एक्चुअली हम तो एक हैं, दूसरा कौन है? ये जो हम पर रूल कर रहे हैं, और हमें एक होना चाहिए और इसको बाहर करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय आक्रोश। ब्रिटिश जब इंडिया में रूल भी कर रहे थे ना, तो ये पॉलिसीज बहुत गंदी गंदी लेकर आते थे। जैसे आप देख रहे हो कि सबके साथ भेदभाव करना, जो बड़े अधिकारियों के पद होते थे उस पर ब्रिटिश को बिठाना और अन्य पदों पे भारतीयों को बिठाना। भारतीय कितना ही योग्य क्यों ना हो, उसको प्रमोट करके भी वहां नहीं ले जाया जा सकता था। सैलरी में डिफरेंस होना, बार बार नस्लीय भेदभाव की बात करना, तुम काले हो, हम गोरे हैं, हम पैदा ही हुए तुमको सभ्य बनाने के लिए, तुमको तो कभी रूल करना ही नहीं आता था। जबकि इनको हमारी हिस्ट्री जाकर देखें, एंशिएंट, मिडिवल, सारी हिस्ट्री ब्राइट रही है भाई। हमें रूल करना आता था बहुत अच्छे से। रूल, मौर्यन एम्पायर के बारे में अगर ये जाने तभी नहीं पता होगा रूल क्या होता है, तब पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो उस मोमेंट पर जब हमें दिखाई देता है कि इंडिया में ये लोग आकर हमारे अंदर हीन भावना पैदा कर रहे थे, तो वो एक धीरे धीरे आक्रोश में बदल जाएगा। भाई रोज तुम किसी को दुत्कारोगे तो एक दिन उल्टा पलट के दो झापड़ घुमा देगा, शांत हो जाओगे। तो ऐसा ही हो रहा था कि धीरे धीरे हमारे अंदर आक्रोश पैदा हो रहा था, रोज हमें जलील किया जा रहा था। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना मिले जुले, इनका इम्पैक्ट दिखाई दिया कि हम एक हो गए, हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना आ गई। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब वन बाय वन ये सबको एक्सप्लेन करेगा, एक एक हेडिंग देखते हैं, उसके अंदर का मैटर समझते हैं, लास्ट में इसको हम कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, भारतीय और उपनिवेशी हितों में विरोधाभास। अब हमारे और उपनिवेशी हितों में विरोधाभास थे। जब हितों में विरोधाभास होगा तभी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तभी तो लड़ाई होगी। अब हित में विरोधाभास कैसे था कि भाई ये जो ब्रिटिश है वो हमारा अपना तो है नहीं,
और ना भारत में बस गया है, भारत में आया है इस सोच के साथ कि इसको एक्सप्लॉइट करना है, हम उसके उपनिवेश हैं। और इधर है ब्रिटेन, ठीक है। तो अब ब्रिटेन के अपने हित हैं। ब्रिटेन के हित क्या है? भारत से सस्ता कच्चा माल ले जाए, ब्रिटेन का तैयार माल लाके भारत में बेच दे, ठीक है। तो ये क्या हमारे फेवर में नहीं? अगर हमारा माल बाहर सस्ता जा रहा है तो हमारे कृषकों को तो नुकसान होगा। बाहर का तैयार माल भारत में आ रहा है मशीन में बना हुआ, उसके आगे हमारे जो दस्तकार हैं उनके खुद हाथ से बनाए हुए कपड़े महंगे हैं, तो हमारे सारे दस्तकार छोटे उद्योग निपट जाएंगे, तो हमको क्या फायदा होगा? नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमारा शासक ये है तो ये सारी पॉलिसीज ऐसी बनाएगा कि जो फायदा है, जो प्रॉफिट है, वो किसके फेवर में जाए? हमेशा इसके फेवर में जाए, लाभ इसको मिले। तो हमारे हित बिल्कुल अलग है ना, क्योंकि इसको अपना फायदा चाहिए। तो बोल रहा है कि भारतीय और उपनिवेशी हितों में विरोधाभास। अब ये विरोधाभास की वजह से हमारे अंदर धीरे धीरे राष्ट्रवादी भावनाएं पनपेंगी। वन बाय वन बता रहा है। भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन को उपनिवेशी शासन का परिणाम माना। भारतीयों ने परिणाम इनिशियली नहीं माना, बाद में भारतीय धीरे धीरे प्रबुद्ध होते जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि हम इकोनॉमिकली जितने भी पिछड़ रहे हैं वो सब ब्रिटिश की वजह से। ऐसा नहीं कि भारत में पहले कभी अकाल नहीं पड़ा था, सूखा नहीं पड़ा था, या आज भारत में कभी अकाल नहीं पड़ सकता, सूखा नहीं पड़ सकता, ये सब चलता है। लेकिन उस मूवमेंट के लिए गवर्नमेंट प्रिपेयर होती है, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, आपके लिए फूड जो है वो स्टोर किया जाता है, बहुत सारे ऐसे वेयर हाउस बनाए जाते हैं जहाँ पे अनाजों को रखा जाता है, और गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन आने पर लोगों को प्रोवाइड कराती है ना। अभी पेंडेमिक आया था, क्या पेंडेमिक भारत में नहीं आया? कोई भी गवर्नमेंट रूल करती, आता ही आता। लेकिन जो कोविड आया उस मूवमेंट पर आप किस तरह से उससे निपट रहे हो? प्रॉब्लम क्या था कि भारत में ब्रिटिश रूल के समय जब ये सारी प्राकृतिक आपदाएं आती थी, ब्रिटिश हाथ खड़ा करके चुपचाप से देख रहे होते थे, जो मर रहा है मरने दो, जिनको निपटना है निपट जाने दो। आपके समझ में आया? तो भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन के लिए, कि जो हम कर्ज में दिन पर दिन डूबते जा रहे हैं, मजदूरों की दिन पर दिन हालत दयनीय होती जा रही है, शिक्षा का स्तर नहीं है, स्वास्थ्य का स्तर नहीं है, ये सब किसकी वजह से? ब्रिटिश की वजह से। तो जितने भी जैसे किसान हो गए, शिल्पकार है, दस्तकार है, मजदूर है, बुद्धिजीवी, शिक्षित वर्ग, इन सब ने अपने पिछड़ेपन का कारण किसे बताया? ब्रिटिश को बताया, वो भी तर्क के साथ। उन्होंने बोला कि इनकी वजह से हम इकोनॉमिकली पीछे हैं। तो फिर ये सारे लोग बोलेंगे तो हमें क्या हो जाना चाहिए? हमें एक हो जाना चाहिए। फिर क्या? राष्ट्रवादी भावना पनप गई, ठीक है। देशवासियों की इस सोच ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। जब इनके अंदर ये फीलिंग आएगी ना कि भाई हम सब पीछे क्यों हैं, सिर्फ इस एक व्यक्ति की वजह से, यानी कि हम सब एक हैं, इसीलिए हमारा एक व्यक्ति मिलकर शोषण कर रहा है। तो जब हम एक है तो हमें क्षेत्रीय नहीं बल्कि एक राष्ट्र के स्तर पर सोचना चाहिए, ठीक है। उनका मानना था कि देश में जब तक विदेशी शासन रहेगा, लोगों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात होता रहेगा। जब तक ये रूल करेंगे, इकोनॉमिकली हमको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। फिर बोल रहा है देश का राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण। अब ब्रिटिश जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो ना चाहते हुए भी इनके द्वारा भारत का क्या हो गया? एकीकरण हो गया। कैसे? राजनीतिक एकीकरण, प्रशासनिक एकीकरण और आर्थिक एकीकरण। कैसे हुआ? अभी वन बाय वन यहां पर समझाएगा, स्टोरी बताएगा। देखो, अब ये हमारा देश है, भारत है, अब ब्रिटिश इसमें रूल कर रहे हैं, ठीक है। अब भारत में पहले यहां पर कोई रूल कर रहा था, यहाँ कोई, यहाँ कोई, यहाँ कोई। भारत जैसा तो हम कंसेप्ट नहीं करेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहेंगे, उपमहाद्वीप कहेंगे इसे हम, ठीक है। तो अब क्या था? अब एक ही व्यक्ति ऑलमोस्ट इंडिया के पूरे पार्ट पर रूल कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि सभी क्षेत्र ब्रिटिश के नियंत्रण में थे। लगभग भारत का 2/3 हिस्सा ब्रिटिश के कंट्रोल में था, 1/3 हिस्सों पर रियासतें थी। लेकिन वो रियासतें भी आपने देखा था 1858 में महारानी ने संदेश भिजवाया था क्राउन रूल चालू होते ही, कि देखिए अब हम किसी भी रियासत का अधिग्रहण आगे से नहीं करेंगे, बस वो हमारी अधीनता स्वीकार करके रूल करते रहे। तो वो रियासतें भी इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो बस अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर रही थी, लेकिन किसी की अधीनता स्वीकारते हुए। तो जो भारत था, उस पूरे देश पे जब ब्रिटिश रूल करेंगे तो रूल करने के लिए वो पूरे देश पे एक ही तरह की व्यवस्था लागू करेंगे, ठीक है। तो जो वो पॉलिसीज लेकर आएंगे ना, उन पॉलिसीज में इनडायरेक्टली क्या हो गया? भारत का एकीकरण हो गया। कैसे? यहां पर बताया गया है, भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में असम से पश्चिम में खैबर दर्रे तक, यानी कि काफी बड़ा जो है क्षेत्र था, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक,
दूसरा क्या बता रहा है, असम से लेके, ये असम वाला यहाँ पर रीजन हो जाएगा, पूरे नॉर्थ ईस्ट पर इसका कंट्रोल नहीं था, तो बोल रहे असम से लेके खैबर पास जो है यहाँ तक उसने अपना एक टेरिटरी स्टैब्लिश कर लिया था। अभी बीच में बहुत सारे क्षेत्र हैं जो इंडिपेंडेंट है, रियासतें हैं, ठीक है। जबकि भारत का अधिकतर क्षेत्र अतीत में एकल शासन के अधीन मौर्यों के समय और मुगलों के समय था। बोले ये जो एकीकृत ढांचा है ना जिस पर ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, इसके पहले हमें मुगल्स और सबसे पहले हमें मौर्यंस के टाइम पीरियड में इतना बड़ा किंगडम दिखाई दिया था, ठीक है। उसके बाद से ब्रिटिश के टाइम पीरियड में दिखाई दे रहे हैं। कुछ भारतीय राज्य सीधे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, कुछ ऐसे भी यहाँ पर राज्य थे जो कि रियासत के तहत रूल हो रहे थे, यानी वहां पे राजा महाराजा थे, उन क्षेत्रों में वो रूल कर रहे थे। एक दक्ष कार्यपालिका, संगठित न्यायपालिका तथा संहिताबद्ध फौजदारी और दीवानी कानून जिसके दृढ़ता से अमल होने पर भारत में एक कोने से दूसरे कोने को एक कर दिया। जैसे ब्रिटिश अब इस पूरे क्षेत्र में रूल कर रहे हैं, रूल करने के लिए वो एक पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव सिस्टम लेकर आएगी, कार्यपालिका। मतलब जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के स्तर पर और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री हैं, वो रूल कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन का काम वही कर रहे हैं ना, उनकी सहायता के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, उनको एकबद्ध कर देगा। तो बोल रहे कि जो एक कार्यपालिका के तहत उनका एग्जीक्यूशन या उन पर मैनेजमेंट किया जाएगा। संगठित न्यायपालिका, मतलब देश में कहीं भी कुछ हो रहा है उसके लिए एक प्रॉपर न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई और कानून लाए गए। संहिताबद्ध का मतलब है प्रॉपर लिख दिया गया कानूनों को, दीवानी कानून, फौजदारी कानून, यानी कि जो भी आपके सिविल क्रिमिनल लॉज होते हैं, चाहे मर्डर है, रेप है या फिर शादी विवाह उत्तराधिकारी जैसे सिविल मामले, इन सब के लिए कानून लाया गया जो पूरे देश में एक रूप से लागू हो रहा है। अब पूरे देश का एग्जीक्यूशन एक तरीके से, पूरे देश में जुडिशियल सिस्टम एक टाइप का, पूरे देश में जो सिविल और क्रिमिनल लॉज है वो एक टाइप का, तो एक जैसे स्ट्रक्चर के तहत उनका मैनेजमेंट हो रहा है। इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन सबको एक सूत्र में बांधने में, ठीक है। और ब्रिटिश ऐसा क्यों करी भाई, उसको रूल करना है तो वो अलग अलग तरीके का थोड़ी सिस्टम लाएगी। प्रशासनिक सुविधाओं, सैन्य रक्षा उद्देश्य, आर्थिक व्यापन तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन के साधनों का तीव्रता से विकास किया गया। अब ब्रिटिश क्या कर रही है, भारत में बहुत तेजी से काम कर रही है कि कैसे परिवहन के साधनों का विकास किया जाए। किस लिए, प्रशासनिक सुविधा मतलब कि भाई वो एक जगह से दूसरी जगह तक, जो पूरा उसका इतना बड़ा क्षेत्र है, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन इसका करना है, प्रशासन चलाना है, तो मूवमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे डाक की बात करें, चाहे तार की बात करें, है ना। अब मुगल्स के टाइम पीरियड में या पहले भी आप देखते हैं कि वो पूरे क्षेत्र पर रूल करते थे, दूसरे क्षेत्र वाले विरोध कर देते थे, विद्रोह कर देते थे, इंडिपेंडेंट हो जाते थे जब तक वो उधर पहुंच रहे हैं। अगर वहां पे कोई बढ़िया व्यक्ति होता था जिसके तहत में सेना जो है जाके लड़ लेती थी तो अलग बात है, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट हो जाते थे। अब यहाँ पर क्या था कि इतना बड़ा क्षेत्र, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो उसके लिए मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। इतना बड़ा क्षेत्र, कहीं भी गड़बड़ हो तो तुरंत आप तक सूचना पहुंचनी चाहिए, डाक, तार, टेलीफोन के माध्यम से। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अपने प्रशासनिक सुविधा कि पूरे देश का प्रशासन सही तरीके से किया जा सके। सैन्य रक्षा उद्देश्य, सेना को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से भेजा जा सके, कहीं पर भी विद्रोह हो। आर्थिक व्यापन का मतलब हो गया कि विदेशों से जो सामान आ रहा है, जो ब्रिटेन में मार्केट में बन रहा है, ब्रिटेन के इंडस्ट्री में जितना भी सामान बन रहा है कारखानों में, उनको भारत में भेजना है। अब भेज रहे हैं तो मार्केट में रह जा रहा है, मेन सिटीज में रह जा रहा है, लेकिन भारत कहाँ बसता था, गांव में बसता है, आज भी बसता है। तो उस समय मैक्सिमम पॉपुलेशन कैसी थी, ग्रामीण थी, तो गांव में जाना चाहिए, सामान ज्यादा बिकेगा, तो उसके लिए अंदर तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, रेलवे लाइन बिछा दो, दूर दराज तक ट्रेन जाएगा और ट्रेन में मालगाड़ी के थ्रू क्या सामान भी दूर दराज तक आप ले जा सकते हो, इजी पड़ेगा, कॉस्ट बहुत कम पड़ेगा, है ना। तो आर्थिक व्यापन के लिए, व्यापारिक शोषण के लिए, इन सबको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश को भारत में परिवहन के साधनों को तीव्रता से विकास करना था, जिसमें सबसे पहला कदम होता है 1850 के बाद 1853 में किस तरह से उन्हें रेल लाइन बिछाने का काम चालू किया। अब इसमें भी एक्सप्लॉइट किया, तो रेल लाइन हमको एक्सप्लॉइट करने के लिए बिछाई रहे हैं, लेकिन दूसरा रेलवे लाइन जो बिछ रही है, इस पूरे सिस्टम में पैसा किसका लगा होता, ब्रिटेन के उद्योगपतियों का। और उद्योगपति ने पैसा लगाया था, ब्रिटिश सरकार ने बोला देखो तुम पैसा लगाते हो तो तुमको ब्याज मिलेगा इतना, उसके बैठे बैठाए मुनाफा।
इस पूरे रेलवे लाइन के लिए लौह इस्पात कहाँ से आ रहा है? ब्रिटेन से आ रहा है। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री बैठी है वो लौह इस्पात भेजी, बताओ वहां से ढोकर भारत में आ रहा है लौह इस्पात। यहाँ नहीं लग सकता था उद्योग? बिल्कुल लग सकता था, नहीं लगाया गया क्योंकि वहां की इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाना, और वो जब सामान समुद्र के रास्ते आ रहा है उसका कॉस्ट कितना ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी एक्सप्लॉयटेशन, और रेलवे बिछाया भी हमें एक्सप्लॉयट करने के लिए था, अपने फायदे के लिए, जैसा अभी मैंने बोला। लेकिन रेलवे के बिछने से अप्रत्यक्ष रूप से हम भी एक हो गए। कैसे हम एक हो जाएंगे भाई? अब एक ये हो जाएंगे कि यहाँ का व्यक्ति यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ का व्यक्ति यहाँ पहुंच रहा है, सब लोग ट्रेन में एक साथ सफर कर रहे हैं, विचारधाराएं बहुत तेजी से मूव करेंगे। यहाँ के लीडर यहाँ पहुंच के यहाँ के लीडर से मिल ले रहे हैं, इधर के लीडर इधर वाले लीडर से मिल ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं? यानी कि कनेक्टिविटी बढ़ गई लोगों के बीच में, जो नेता थे उनके बीच में, है ना। और उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि विचारों का आदान प्रदान हो पा रहा था, लोग एक दूसरे को समझ पा रहे थे। अच्छा, इनका भी प्रॉब्लम, हमारे प्रॉब्लम, यही तो हमारे साथ करे, बोले यही हमारे साथ कर रहे हैं, चलो भाई मिलकर करते हैं इसके खिलाफ। समझ में आ रहा है? इसी तरह से 1850 के उपरांत आधुनिक डाक व्यवस्था ने और बिजली के तारों ने देश को समेकित करने में सहायता की। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ। जो डाक के थ्रू चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इन डाक का प्रयोग हम भी कर पा रहे थे। ठीक है, इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। आप समझ पा रहे कैसे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला? वो एकता वाली भावना कब आ रही है? जब आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। और कनेक्टिविटी का आज क्या मीडियम है? आज हम लोग कैसे कनेक्ट होते हैं? कोई भी किसी से कैसे कनेक्ट हो जाता है आजकल? देखो ना, इंटरनेट की सुविधा है, 2 मिनट के लिए फोन खराब हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, ऐसा लगेगा आधा लोग पागल हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ बैठे दूसरे देश के किसी और अक्षांश देशांतर में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर ले रहे हो। ये क्या है? ये सब इंटरनेट का कमाल है। वहां की सारी न्यूज जान ले रहे हो, वो सब क्या इंटरनेट का कमाल है। तो आज हम पूरे विश्व से कैसे कनेक्टेड हैं, सेकंड्स में सारी न्यूज इधर से उधर मूव कर रही है, और उस कनेक्शन की वजह से काफी ज्यादा लोगों के बीच में होता है ना, एक वो फीलिंग्स है, एक वो कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है ना, आज देखो कहीं भूकंप आए और फिर वहां से न्यूज आ जाती है कि भाई यहाँ पर ये डोनेशन सेंटर है, इधर डोनेट कर सकते हो, पूरा विश्व डोनेट करने में लग जाता है। तो तभी जब आपको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी तो आप कनेक्ट हो पाओगे। ये प्लेटफॉर्म हमको इन परिवहन के साधनों ने दिया, लेकिन मैंने जैसा बोला कि वो चाटा मारा अपने गुस्से की वजह से, गलती से आपका कान ठीक हो गया। तो इसका मतलब कभी भी ब्रिटिश को जाके धन्यवाद नहीं बोलना है, वो चाटा ही मार के आपको गया है, चाटा आपको लगा है। तो ये काम तो अपने लिए कर रहे थे, लेकिन फेवर में हमारे चला गया, किस वजह से वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एकीकरण के इन प्रयासों को 2 प्रकार से देखा जा सकता है। एकीकरण से विभिन्न भाग के लोगों के आर्थिक हित आपस में जुड़ गए। अब बोल रहे हैं कि इससे क्या हुआ, ये जो एकीकरण हो रहा है इससे क्या हमें दिखाई दे रहा है? बोल रहा है कि एकीकरण से विभिन्न भागों के लोगों के आर्थिक हित जुड़े। जैसे कि अभी क्या था कि रेलवे की वजह से सामान की भी आवाजाही हो रही थी, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। अब होता क्या था, किसी एक जगह पर अकाल पड़ रहा है, यहाँ पर मानो अकाल पड़ा, ठीक है, अकाल पड़ने की वजह से वहां पर कोई अनाज, कोई पर्टिकुलर जिस सामान का प्रोडक्शन होता था वो प्रभावित हुआ। तो उसके प्रभाव की वजह से वो यहाँ पर कम पहुंचा, तो यहाँ पर क्या हो गई, महंगाई बढ़ गई। ठीक है, तो अब इकोनॉमिकली भी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? रेलवे का यूज केवल ब्रिटिश ही नहीं करेगी ना। अब जब रेलवे है तो उसमें देखा है, ट्रेन में चाय बेचने वाले भी होते हैं, अन्य सामान बेचने वाले भी होते हैं, लोग अपना टोकरा उठा उठा के। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब एक जगह पे कोई घटना घट रही है तो उसका प्रभाव दूसरी जगह पर भी दिखाई देने लग रहा है। तो खाली ये क्षेत्र नहीं प्रभावित होगा, अब जब ये क्षेत्र प्रभावित होगा तो इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये अकेले विद्रोह नहीं करेगा, ये भी करेंगे, उससे जो जो क्षेत्र प्रभावित होंगे सब करेंगे, सब एक हो जाएंगे। ठीक है, यातायात और संचार के साधनों के विकास से देश के विभिन्न वर्गों के लोग, मुख्यतः नेताओं का आपस में राजनीतिक संपर्क स्थापित होया। मतलब सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे, विचारों का आदान प्रदान हो पाएगा। पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा, आप सभी ने अगर 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहां पर एक चैप्टर है जिसमें पूरा बता रखा है प्राच्यवाद और आंग्लवाद के बीच का विवाद। ब्रिटिश जब इंडिया में रूल कर रहे थे, अभी कंपनी रूल ही चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही थी। 19th सेंचुरी की बात है, मतलब 1800 के आसपास। तो उस समय पे ब्रिटिश को ये आवश्यकता महसूस हुई कि भारतीयों को हमको शिक्षा पर कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, अभी भारतीयों की शिक्षा पर काम करने की क्यों कोशिश की जा रही थी? इसलिए क्योंकि ये चाहते थे कि शिक्षा एक ऐसा मोड है ना जो किसी को आपके फेवर में ला सकता है, किसी को आपके खिलाफ ले जा सकता है।
जैसे कि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान का रवैया हमारे प्रति अच्छा नहीं है, चाइना का नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से पूछोगे वो अभी फटाफट कहानी बोल देगा, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि बचपन से वो चीजें उसने पढ़ी हैं। आप दो ही जगह से सीखते हैं, मतलब एजुकेशन का हमारा मीडियम दो ही होता है, एक आपका घर या जहाँ जो भी आपके गार्जियन है जिनके साथ आप रह रहे हैं, और दूसरा मीडियम क्या होता है, स्कूल या फिर जो आपकी बुक्स हैं, किताब में जो लिख कर पढ़ा दी है वही दिमाग में रहेगी ना स्टोरी, वैसी आपकी सोच विकसित होगी। टीचर आके रोज आपको कुछ गंदी बात सिखाए, आप सीखोगे, बहुत ट्रेंड हो जाओगे, और रोज वो आपको सही चीज सिखाएगा, आप वो भी सीखोगे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर यही था, ब्रिटिश चाहते थे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर उनका कंट्रोल पूरी तरह से होना चाहिए। एजुकेशन में जो हम देंगे उससे हम इनको अपने फेवर में ला सकते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि किस तरह का एजुकेशन दे कि ये हमारे फेवर में आ जाए। अब यहाँ पर ब्रिटेन के ही जो स्कॉलर्स थे वो दो ग्रुप में बंट गए, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा। एक ग्रुप जिसको बोला गया प्राच्यवादी, कुछ ऐसे ब्रिटिश स्कॉलर्स थे या ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका कहना था कि हमें भारतीयों को उनकी ही प्राचीन संस्कृति के बारे में पढ़ाना चाहिए, और उनका कहना था कि भारतीयों को बताना चाहिए कि तुम्हारी प्राचीन संस्कृति बहुत ठीक ठाक थी, ठीक है, और जो तुम आज जिस हालत में हो, जो तुम्हारा आज स्टेटस है, जैसे तुम असभ्य हो वैसे तुम पहले नहीं थे, पहले तुम ठीक ठाक थे, अच्छे थे, लेकिन बीच में तुम्हारा हालत खराब हो गया। अब हम आए हैं ब्रिटिश, अब हम तुमको वापस से प्राचीन सभ्यता की ओर ले जाके सभ्य बनाएंगे। आप समझ पा रहे हैं, वो खुद पे कुछ ब्लेम नहीं ले रहे कि हमारी वजह से तुम्हारा ये बेकदरी हुआ, बोल रहे कि पहले तुम्हारा प्राचीन सभ्यता अच्छा था, बाद में तुम्हारा ये हाल बेकार हो गया, लेकिन अब हम तुमको सभ्य बनाने आए हैं। तो उन स्कॉलर्स का कहना था कि देखो इनको इनकी प्राचीन संस्कृति ही सिखाते हैं, उसी के बारे में सिखाएंगे। इससे क्या होगा, इससे इनको लगेगा कि देखो कितने अच्छे लोग हैं, हमारी प्राचीन संस्कृति के बारे में कितना पॉजिटिव बोल रहे हैं, और इनको लगेगा कि कुछ हम इनकी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करें, ये खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो हमारे रूल को वैलिडिटी प्रदान करेंगे, वैधता देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ एक दूसरा ग्रुप आ रहा है स्कॉलर्स का जो बोल रहा है प्राच्यवाद, सॉरी आंग्लविद, वो बोल रहे कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो कि इनको पुचकार के अपना रूल ठीक कराना है कि देखो हम तुम्हारी संस्कृति का पढ़ा रहे हैं, फिर वो बोलेगा अरे चलो कितना अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं करो। दूसरा ग्रुप ब्रिटेन का बोल रहा है कि देखो हम इनको अंग्रेजी में शिक्षा देते हैं, अंग्रेजी में शिक्षा देके हम इनको ऐसा अंग्रेज बना देंगे जो नस्ल में तो भारतीय रहेगा, दिमाग से क्या बन जाएगा, अंग्रेज बन जाएगा। हम इनको अंग्रेजी में शिक्षा देते हैं, ये अंग्रेजी में शिक्षा देंगे, हम अंग्रेज है तो ये हमारे रूल को वैसे ही वैलिडिटी प्रदान कर देंगे। दूसरा, अगर ये अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो हमारे एक अच्छे कर्मचारी के रूप में ये काम कर सकते हैं, तो हमारा फायदा ही फायदा है। और जब ये अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हम इनको अपने गुणगान बताएंगे, हम उस शिक्षा में साफ साफ बताएंगे कि कैसे हम लोग आगे बढ़े, है ना, कैसे ब्रिटेन में औद्योगिक विकास हुआ। तो आपको देखने में लगेगा कि ब्रिटेन का औद्योगिक विकास दिखाकर भारतीयों को बोल रहा है विकास, नहीं नहीं, ये सिर्फ बता रहे कि ब्रिटेन में कैसे औद्योगिक विकास हुआ, भारतीयों को दिखाएगा कि देखो कैसे उन्होंने विकास किया, तुम उनके पीछे पीछे उनके कदमों पे चलो, यानी कि वो तुम उनका अनुसरण करो, वो तुम पर रूल करे, तुम उनको फॉलो करो। आप समझ पा रहे हैं। तो जो ये डिबेट था इसमें फाइनली आंग्लविदों की बात मानी गई और भारत में अंग्रेजी में शिक्षा पर काम किया गया। ब्रिटिश जो है पहले अपर लेवल पर जो भी हायर एजुकेशन थी वो इंग्लिश में प्रोवाइड की गई, बाद में देखो ग्राउंड लेवल पर ब्रिटिश के लिए पॉसिबल नहीं था कि अंग्रेजी में एजुकेशन दे क्योंकि खाली बंगाल और बिहार, कुछ ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने सर्वे किया था, केवल बंगाल बिहार में ही मोर देन 1 लाख जो है वो स्कूल्स हमें दिखाई देते जिसमें मोर देन 20 लाख स्टूडेंट पढ़ते थे, वो केवल उन क्षेत्र में, वो ग्राउंड लेवल पर जो हमें दिखाई देते हैं प्राथमिक विद्यालय उस स्तर पर। और वो विद्यालय कैसे थे, वो विद्यालय ऐसे थे कि वहाँ का कोई भी ब्राह्मण हो गया या कोई भी अन्य व्यक्ति किसी भी 15-20 गांव के बच्चों को पढ़ा दिया करता था। तो गांव में ऐसे कई सारी हमें पाठशालाएं दिखाई देती हैं। तो ब्रिटिश के लिए पॉसिबल नहीं था कि उस लेवल पर जाकर वो एजुकेशन पर खर्च करे, उसको कोई मतलब नहीं था। तो उसने क्या करा, हायर एजुकेशन तो इस लेवल पर कराई। जो प्राथमिक शिक्षा चल रही थी उस प्राथमिक शिक्षा में उसने किस पर काम किया कि मैं क्या करता हूँ, जो बच्चे हैं ना इनको जो पढ़ा रहे हैं उनको ही एक रूल के तहत लाने की कोशिश करते हैं। तो उसने ब्राह्मणों को अपॉइंट किया इस काम के लिए, गांव के ही ब्राह्मण जो गांव से पूरी तरह से परिचित थे, और हर एक ब्राह्मण को ऐसे 5-5 स्कूल्स या पाठशाला जिन्हें कहते थे वो उनके अंडर में किए कि देखो मैं तुमको अपॉइंट कर रहा हूँ एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। अब तुम्हारा क्या काम होगा, तुम इन 5 जो पाठशालाएं हैं इनको तुम मैनेज करो, यहाँ के जो भी
यहाँ पर जो भी अध्यापक वगैरह हैं, आपका काम होगा कि आप उनको ट्रेन करें कि वो प्रॉपर कानूनी व्यवस्था के तहत यहाँ पर वो प्रॉपर रूल्स के तहत प्रॉपर जैसे इनका एक सिलेबस होना चाहिए, इनका एक टाइम होना चाहिए, इनका एक एग्जाम होना चाहिए। ये पहले नहीं, इस व्यवस्था पे नहीं भारत में शिक्षा दी जाती थी, तो उस व्यवस्था के तहत तुम इनको लाने की कोशिश करो। जो जो पाठशालाएं हमारी इस व्यवस्था के तहत इस रूल में आ जाएंगी तो उनको हम अनुदान देंगे, ठीक है, डोनेशन देंगे, और जो इस व्यवस्था में नहीं आएंगे उनको हम डोनेशन नहीं देंगे। तो इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रिटिश ने एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न एजुकेशन को डालने की कोशिश की, जिसमें बिल्कुल भी आपके हित की बात नहीं थी। वही याद रखो, वो झापड़ मारा है, कान ठीक हुआ है, लेकिन अनइंटेंशनली चीजें हो गई हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो एजुकेशन हमें दिया जाता है ब्रिटिश अपने फेवर में दे रहे थे कि भारतीय अगर पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो रंग रूप में भारतीय होंगे, दिमाग से ये पश्चिमी हो जाएंगे, हमारे रूल को समर्थन देंगे, ये जब उस हिसाब से पढ़ लिख जाएंगे तो ये रोटी और टमाटर की चटनी की जगह ब्रेड बटर खाएंगे, है ना। तो उनका एक जो मार्केट है उसको मार्केट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। धोती कुर्ता की जगह या बनियान की जगह अब ये क्या पहनेंगे, शर्ट पैंट टाई पहनेंगे। समझ में आ रहा है? तो वो ये करना चाह रहे थे, जो हुआ भी। लेकिन साथ ही साथ जब हम आधुनिक बनेंगे इस लेवल पर तो हमें इनका भी असलियत पता लगेगा, है ना। हम ये भी बोलेंगे राइट्स की, इक्वालिटी की, कि भाई हमको क्यों नहीं उस पद पर बिठाया जा रहा जब हम काबिल हैं। यहाँ पर यही दिखाई देता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली से आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में मदद मिली। अब ब्रिटेन में जो आधुनिक विचार थे, जहाँ पर इक्वालिटी की बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, वो सब हम तक पहुंच रहा है। जब हम तक पहुंच रहा है तो हम भी बोल रहे हैं इक्वालिटी किधर है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किधर है, हमारे बोलने की स्वतंत्रता नहीं, हमारी समानता नहीं, हमारे अन्य अधिकार नहीं। तो बस इससे भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा मिल गई। वहां से विचार आया, उस विचार ने हमारा दिमाग खोल दिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था कि भाई इनको थोड़ा पढ़ा दे ताकि ये प्रशासनिक रूप से भारत में हमारे हेल्पर बन जाए, परंतु इससे नव शिक्षित वर्ग में जो बेंथम थे, शीले, मिल्टन, स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, पेन, रूसो, वोल्टेयर, ये सारे जो पाश्चात्य स्कॉलर्स थे उनके विचार भी भारत में आ गए, ठीक है। और वो वहां पर बात करें यूरोप में इक्वालिटी की, फ्रीडम की, वो विचार जब यहाँ आएंगे, हम जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो हम अपने देश के लिए भी उसको एग्जीक्यूशन की बात करेंगे ना, कि यहाँ की इक्वालिटी किधर है, यहाँ का फ्रीडम किधर है, ठीक है। और इसने भारतीय बुद्धिजीवियों में स्वतंत्र राष्ट्रीयता और स्वशासन की भावना जगा दी कि हमको स्वशासन, खुद, स्व मतलब अपना, हमें खुद भारत में रूल क्यों नहीं करना चाहिए, हमें खुद रूल करना चाहिए जब वहां पर ये चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं। इसने संपर्क भाषा का काम किया। संपर्क भाषा मतलब कि एक दूसरे से कैसे आप कनेक्ट करेंगे। जैसे अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, अब मैं साउथ में चले जाऊं और स्पेशली किसी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाऊं, है ना, दक्षिण की किसी भी, जैसे अभी मैं तेलुगु भाषा भाषी क्षेत्र में चली गई, जैसे आंध्र प्रदेश में, तमिल भाषा भाषी क्षेत्र तमिलनाडु में चली गई, कन्नड़ भाषा भाषी क्षेत्र कर्नाटका के किसी रीजन में चली गई, मलयालम केरला में, तो अब मैं उस जगह पर जाऊंगी, मुझको, मेरा लैंग्वेज आता है हिंदी, सामने वाले को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम आता है जो मुझको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो हम कनेक्ट कैसे करेंगे। बोल रहे ऐसा था यहाँ पर, जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया उससे लोग दूसरे क्षेत्र के भी एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं जो पढ़ लिख जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसने संपर्क भाषा का काम करा, किसने, अंग्रेजी ने। सब लोग, अब भारत जैसी विविधता आपको कहीं देखने को मिलेगी, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी कहीं किसी देश में नहीं मिलेगी। कोई देश उठाकर देख लो, भारत में रंग रूप हर 5 किलोमीटर में रंग रूप बदल जाता है, बोली बदलती है, भाषा, संस्कृति सब चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अंग्रेजी ने भारतीयों के बीच में संपर्क भाषा का काम किया, सभी भाषाइयों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप मिल सका। अब दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति भी अगर आपसे जुड़ रहा है तो उसको टेंशन नहीं है कि क्या बोल रहा है सामने वाला, क्योंकि एक है कॉमन लैंग्वेज जिससे वो सब कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिससे एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं। नव शिक्षित भारतीयों ने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड की भी यात्राएं की। अब जो भारत में शिक्षा प्राप्त कर ले रहे लोग, वो यहाँ से मूव करके कहाँ जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं। जब इंग्लैंड पहुंच रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए, गांधी बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो जाते हैं इंग्लैंड से शिक्षा लेकर आते हैं। जब उन्हें वहां पर शिक्षा मिली तो वहीं की शिक्षा मिल रही है, वहीं की शिक्षा मिल रही है, वहां की शिक्षा लेके भारत आ रहे, तो बोले यहाँ क्या गड़बड़ है,
यहाँ ये चीजें क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रही है? तो नव शिक्षित भारतीय जब उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं, यहाँ एक स्वतंत्र देश में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के विकास की प्रक्रिया देखी, वस्तु स्थिति का भारत से तुलनात्मक अध्ययन किया कि वहां का क्या स्टेटस है और इंडिया का क्या स्टेटस है, तब वो उनको समझ आ जाएगा ना कि भैया ये तो गड़बड़ है, वहां कुछ और कर रहे हो, यहाँ कुछ और कर रहे हो, है ना। इस नव पाश्चात्य भारतीय शिक्षित वर्ग ने भारत में नए बौद्धिक मध्य वर्ग का विकास किया। बौद्धिक मध्य वर्ग मतलब एक स्कॉलर था, स्कॉलर वर्ग था, जिसके अंदर बहुत रचनाशीलता थी, कल्पनाशीलता थी, वो कैलकुलेट कर पा रहा था, वो कंपेयर कर पा रहा था। जैसे कि एक व्यक्ति है ना, एक दोस्त है, वो अपने दोस्त के घर रोज जाता है और उसको भड़का कर आता है, यार तू बीवी की ज्यादा सुना मत करा कर, ठीक है, इससे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, ना इसको बताने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको दबा के रखा कर। और वही दोस्त अपने घर जाता है, जाके बीवी के पैर दबाता है। ये दोस्त हमेशा भड़क के रहता है, लेकिन एक दिन ये उसके घर पहुंच गया, देख लिया इसने सारी हालत, इसने कंपेयर कर लिया, अरे ये क्या कर रहा है, अपने यहाँ पर तो कुछ और हाल है, मेरे घर आके कुछ और बोलता है। आप समझ पा रहे? तो ऐसे ही एक ऐसा मिडिल क्लास स्कॉलर वर्ग उद्भव हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई, जो ये कंपेयर कर पा रहा था कि यहाँ क्या बोल रहे हो तुम, भारत में तुम क्या कर रहे हो और अपने देश में क्या बोल रहे हो, इक्वालिटी, फ्रीडम, है ना। वो फिर हम बात उठाएंगे सामने। तो जो हमें एक वेस्टर्न एजुकेशन मिली, ये भी वही था कि तमाचा मारा किसी और चीज के लिए, लेकिन हो गया कान ठीक। तो वही एजुकेशन सिस्टम वो किसी और के लिए लाए थे, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, एक लेबर क्लास, एक लेबर उनको अच्छा मिल सके, दूसरा कि ऐसे इंडियंस बनाए जो हमारे मार्केट में कन्वर्ट हो सके, लेकिन हमारे कुछ चीजें फेवर में चले गई। प्रेस और साहित्य की भूमिका, हमारे देश में प्रिंटिंग प्रेस लाया जाएगा, वो ब्रिटिश तो अपने फेवर में लाते हैं कि भाई हमको कैसे सारी चीजें जो है उसका लेखा जोखा रखना है। लेकिन जैसे जैसे भारत में प्रेस की भूमिका बढ़ी, प्रिंटिंग प्रेस आया, बड़ी मात्रा में भारतीय शिक्षित वर्ग पत्र पत्रिकाएं निकालेंगे, न्यूज़पेपर निकालेंगे, पैम्फलेट्स छपवाएंगे, और ये सारी चीजें पिक्चर्स के साथ छपेंगे और छप छप के लोगों तक पहुंच रही है, दूर दूर तक पहुंच रही है ना। आजकल क्या न्यूज़पेपर पैम्फलेट पड़ा रहता है अंदर, खोलते ही बिल्कुल धर 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 गिर जाता है, कहीं खाने का लिखा है, कहीं कोचिंग सेंटर का लिखा है, कहीं कपड़े का लिखा है, कुछ ना कुछ वहां पे लिखा रहता है। तो ये क्या है, एक तरीका ही है ना, दूर बैठा कोई शॉप वाला हम तक अपनी बात पहुंचा दे रहा है, 20 किलोमीटर दूर है, कैसे, एक माध्यम से, और हमें घर बैठे ही पता लग जाता है कि अच्छा फलाना जगह पर है, कॉल करके हम अपना वहां से सर्विस ले सकते। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया, 1801 की, कि इसके पूर्वार्ध में इनिशियल फेज में भारतीय समाचार पत्रों और साहित्य की आश्चर्यजनक प्रगति हुई। एक अलग ही लेवल पर हमें यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। 1877 में, मतलब जैसे ही इसका उत्तरार्ध आता है, 19वीं शताब्दी का एंड वाला टाइम पीरियड आता है, यहाँ पर दिखाई देता है कि भारत में प्रकाशित होने वाले विभिन्न भाषाई और हिंदी समाचार पत्रों की संख्या लगभग 159 थी। इसकी प्रसार संख्या लगभग 1 लाख तक पहुंच चुकी थी। 169, ये नंबर्स की बात कर रहा है किससे, विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र। भारत में 169 हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में इतने सारे न्यूज़पेपर निकल रहे थे, और प्रसार संख्या 1 लाख, मतलब कि इतने लोगों तक इनकी पहुंच थी। समझ में आ रहा है, 1 लाख फैमिलीज बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रेस में बहुत सारे मीडियम्स आ जाएंगे, ये सब इनकी बात कर रहा है। ये जो थे, इनने आधुनिक विचारों, व्यवस्था यथा स्वशासन, लोकतंत्र, दीवानी अधिकार, औद्योगिकरण इत्यादि के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाई, और देशवासियों से आपसी एकता स्थापित करने का आह्वान किया। अब चलो, आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो दूसरा तो आपको सिखा सकता है ना। तो जो स्कॉलर्स थे, जो वहां से एजुकेशन लेकर आ रहे, जो स्कॉलर्स थे, जिन्होंने यहाँ बैठे बैठे वहां की किताबों को पढ़ा और जाना, वहां कुछ और हो रहा है, यहाँ कुछ और हो रहा है, कंपेयर किया, तो उनके समझ में आई बातें। जब उनके समझ में बातें आई, लेकिन वो एक छोटा वर्ग है ना, यानी मध्यम वर्ग कौन सा वर्ग है, मध्यम वर्ग कौन सा वर्ग है, अगर ये आप ट्रायंगल देखें तो यहाँ पर ये मिडिल क्लास वर्ग है, बहुत छोटा वर्ग है। ज्यादा बड़ा आपको एरिया कहाँ कवर दिखाई देता है, लोअर मिडिल क्लास, या जो हम किसान बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं, ये लोग, इन तक बात कैसे पहुंचेगी, इनको कैसे अवगत कराया जाएगा। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस था ना, मीडिया, ये बहुत बड़ा यहाँ पर माध्यम बना। समाचार पत्र पत्रिका, इनके माध्यम से अलग अलग लैंग्वेजेस में बातें लिखी जा रही हैं, लिखकर उन तक पहुंचाई जा रही है, और केवल पहुंचाई नहीं जा रही, उनसे आह्वान किया जा रहा है कि दोस्तों अब हम सबको एक हो जाना है, ये हमारा एक ही शोषक है, इसके खिलाफ।
तो वो लोग जब इस बात को पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा हाँ बात तो सही कह रहा है, तो चलो भाई हम सब मिलकर अब इनके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। तो वो नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो यहाँ से स्कॉलर्स के द्वारा इन तक पहुंचाई जाएगी, जिसमें मीडिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस प्रकार भारतीय समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद के दर्पण बन जाते हैं और इसने जनता को शिक्षित करने का काम किया। यहाँ पर कुछ इस तरह के बोल सकते हैं कि साहित्यकारों का नाम दिया गया है, क्षेत्र वाइज भी बता रखा है। जैसे हिंदी में एक बहुत बड़े हमें लेखक दिखाई देते भारतेंदु हरिश्चंद्र, छोटे में आपने हिंदी की जो बुक्स पढ़ी होंगी उनमें इनके स्टोरीज देखी होगी। बंगला में हमें रविन्द्रनाथ टैगोर दिखाई देते हैं, राजा राम मोहन रॉय, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके बहुत सारे साहित्य हैं जिन्होंने लोगों को मोटिवेट करने का काम किया। एक नेशनलिज्म की फीलिंग लाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलूकर हो गए, असमिया में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी, ये सब हो गए। इसके अलावा इन सभी साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में किस चीज की बात की, ये जो भी लिख रहे हैं उसमें बात कर रहे हैं किसकी, इक्वालिटी की, फ्रीडम की, क्या बोलते हैं, एकता की, यूनिटी की बात कर रहे हैं, भाईचारा, फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं, नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीयता। तो ये सब उसकी बात कर रहे हैं। ये लोगों के मन में अभी तक विचार नहीं आ रहा था स्वतंत्रता का, तो ये ला रहे हैं, एकता का वो ला रहे हैं, भाईचारे का ये ला रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये बातें उन तक धीरे धीरे पहुंचाई जा रहा है और ये भी वर्षों का प्रोसेस है, एक दिन में थोड़ी लोग सीख जाएंगे, समय लगा लेकिन सीखे और बहुत अच्छे सीख कर आए। नेशनल मूवमेंट्स में दिखाई देगा। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन भी चालू होगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवासियों को अपने प्राचीन इतिहास का बहुत कम ज्ञान था। जब आपको आपका इतिहास नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोले, आप एक ग्रुप में बैठे हुए हैं ना 50 लोगों के, उसमें कोई बोले यार इसका जो पिता था ना वो चोर था, इसका जो दादा था ना वो डाकू था। अब ये सारी बातें आपको नेगेटिव अगर पता लग रही है अपने पैतृकों के बारे में तो थोड़ा सा हीन भावना आ जाएगी, बहुत नॉर्मल है ना, मतलब ह्यूमन नेचर है। अगर कोई बोलेगा नहीं भैया ऐसा किसी के बोलने से आता है, सबको आएगा, वो भी डिमोटिवेट हो जाएगा। फिर उस सिचुएशन का लोग फायदा उठाएंगे कि देखो अभी इसको दबा के रखा जा सकता है। जब कुछ बोले तेरा बाप चोर था, तेरा दादा डाकू था, तेरा तो हिस्ट्री खराब रहा है, समझ में आया है, ये चीज बोल के उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एग्जैक्टली ये कब किया जाएगा, जब उसको खुद नहीं पता है उसके पैतृकों के बारे में। ऐसा ही भारत में कर रही थी। ये वो टाइम पीरियड था, हमेशा नहीं, एक टाइम पीरियड आया था 19वीं शताब्दी का प्रारंभ, जहां पे भारतीयों को अपना एंशिएंट टाइम पीरियड जो था उसका ज्ञान नहीं था उस लेवल पर। आपको पता है कि विश्व की जब सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, ये अमेरिका यूरोप ये सब हटा दो, विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यताएं थी जिसको हम बोलते हैं मिस्र की सभ्यता, नाइल रिवर के चारों ओर, यूफ्रेट टिग्रिस रिवर के चारों ओर हमें दिखाई देती है। मेसोपोटामियन सभ्यता इंडिया में हमें दिखाई देता है, इंडस रिवर के चारों ओर इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, या चाइना में हमें क्या बोलते हैं चीन की सभ्यता दिखाई देती है हुआंगो रिवर के चारों। तो यहाँ पर ये सारी सभ्यताएं शहरीकरण की बात कर रहा है, अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो इंडिया में विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं के पैरेलल नगरीय सभ्यता दिखाई देती है। सोचो इंडिया कितना एडवांस था, समझ में आ रहा है। उसके बाद से हमारा पूरा एंशिएंट देखिए आप, मैंने पूरा एंशिएंट की सीरीज कराई, उसको अच्छे से फॉलो करिए तब पता लगेगा हमारा प्राचीन इतिहास कितना गौरवमयी था, है ना। चाहे आप कल्चर वाइज बात करो, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, आप साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, कला के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से हम बहुत प्रॉस्पर थे, बहुत रिच था हमारा इतिहास, ठीक है। तो और बहुत सारे इस तरह के स्कॉलर्स भी हमें देखने को मिलते हैं हमारे एंशिएंट टाइम पीरियड में, ठीक है। तो हमें क्योंकि ज्ञान नहीं था, ये हमें रोज आके लताड़ते थे, ये तुम तो काले हो, तुम तो असभ्य हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद अचानक से कुछ चेंजेस आए। जैसे हमने बोला ना प्राच्यविद, कुछ ऐसे ब्रिटिश स्कॉलर्स थे जिन्होंने जो बोल रहे थे ना कि हाँ भारत में प्राचीन शिक्षा को प्रमोट करना चाहिए, वहां से एक तो फीलिंग आई। दूसरा, कुछ हमारे देश में भी बुद्धिजीवी वर्ग थे, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गया, या आपने आर्य समाज के बारे में पढ़ा होगा। वो लोग क्या बोल रहे थे, वेदों की ओर लौटो, वेद का अध्ययन करने की बात कर रहे थे, बोल रहे थे हमारा एंशिएंट बहुत गौरवपूर्ण है। तो वहां से जब लोगों को अपना एंशिएंट पता लगा, और एंशिएंट क्या पता लगा कि हम कला के क्षेत्र में कितने आगे थे, हम साहित्य के क्षेत्र में कितने आगे थे, हर एक तरीके से हम कितने प्रॉस्पर थे, कितने समृद्ध थे, है ना। जो आज आप देखते हैं ये आयुर्वेदा, पेंडेमिक जब आया था तो सब लोग घर में काढ़ा घोल घोल के पी रहे थे, उसके पहले कुछ था नहीं। इस तरह के हमारे पास में प्राचीन ग्रंथ रखे हैं
जिनके प्रॉपर आज तक जो मेडिसिन है ना उसको आज तक बनाया भी नहीं जा सका। इतने सारे उसमें मेडिसिन के बारे में बताया गया है, डिटेल से, डेप्थ से, जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हुए वो सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं। तो इतने हम प्रॉस्पर थे, जब ये बात हमें पता लगेगी तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मतलब जिसको बोला तेरा बाप चोर तेरा दादा डाकू, उसको पता लगेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे पिता ने तो इतने लोगों की मदद की थी, मेरे दादाजी ने इतने गांव की मदद की थी। तो एकदम से वो चौड़ा हो जाएगा, बोलेगा अब बता क्या बोल रहा था तू, समझ में आया? मतलब एकदम वो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाएगा। तो चाहे वो शारीरिक रूप से कमजोर हो, फाइनेंशियली कमजोर हो, लेकिन मानसिक अगर आप मजबूत हैं तो आप 10 पे भारी पड़ोगे। एग्जैक्टली ऐसे ही हम पहले मेंटली वीक हो रहे थे क्योंकि हमको वीक किया जा रहा था। जैसे ही हमें हमारे प्राचीन इतिहास का पता लगेगा, हम बोलेंगे ब्रिटिश से आओ अब बताओ कौन असभ्य है, तुम हो कि हम हैं। तो यहाँ पर यही होता है। तात्कालीन प्रसिद्ध यूरोपीय इतिहासकार जैसे मैक्स मुलर है, विलियम्स है, रोथ है, सैसून है, ये सभी राष्ट्रवादी इतिहासकारों जैसे, इसके अलावा राष्ट्रवादी इतिहासकार जैसे आरजी भंडारकर हैं, मित्र हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, इन सब ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित या पुनर्व्याख्यायित करने का काम किया। हमारी प्राचीन विरासत के बारे में जो ब्रिटिश बताते थे वो गंद बताते थे, एक्चुअल क्या था उसकी व्याख्या यहाँ से इन लोगों ने किया, पुनर्व्याख्यायित। और फिर हमें पता लगा ओहो हमारा एंशियंट बहुत ही रिच था, है ना। इन्होंने अथक परिश्रम कर कला, साहित्य, वास्तुकला, कला है, साहित्य, वास्तुकला, संगीत, दर्शन, विज्ञान, गणित, इन सभी क्षेत्रों में भारतीय उपलब्धियों, मानव सभ्यता के विकास में भारत के योगदान को प्रकाशित किया, जिससे लोगों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना आ जाएगी, है ना। वो एक फीलिंग आपके अंदर खुद ब खुद आएगी। यूरोपीय चिंतकों ने व्याख्या दी कि भारतीय और यूरोपीय एक ही प्रकार के आर्यों की संतान है, क्योंकि आर्यंस वाला कंसेप्ट आप सबको पता है, आर्यंस मूव करके आ रहे हैं, बोगस को इंस्क्रिप्शन से पता लग रहा है। तो आर्यंस मूव करके इंडिया में आ रहे हैं। अब इंडिया में आकर सेटल हुए कौन? आर्यंस। वही आर्यंस के ही बारे में हम पढ़ते हैं वैदिक एज में। तो हम बोल रहे हैं पहले ये अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में ये आर्यंस यहाँ रह रहे थे इंडस रिवर के चारों या फिर सप्त सैंथो प्रदेश के चारों, बेसिकली सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, जो अभी लुप्त हो चुकी है। तो इस 7 नदियों वाले क्षेत्र में ही रहते थे। बाद में यही आर्यंस जो है मूव कर गए गंगा वैली की ओर, और ये हमें वहां पर लेटर वैदिक टाइम पीरियड में दिखाई देते हैं। फिर यही आर्यंस जो है ये इनके द्वारा महाजनपद बनाए जाते हैं। उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध एम्पायर में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। तो जब हमें पता लगा अच्छा तुम भी आर्यंस थे, और उन्हीं आर्यंस की ब्रांचेस जो है वो इंडिया में भी मूव करके, मूल भी थे भारतीय, मिक्स हो गए बाद में। तो फिर कैसे नस्लीय उच्चता, तुम कौन से नस्ल की बात कर रहे हो, हम भी तो आर्यंस हैं, ऐसा करके वो एक भावना यहाँ से आएगी। इसका भारतवासियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा तथा उनमें प्रजातीयहीनता, जो रेसिज्म फैलाया जा रहा था, नस्लीय भेदभाव फैलाया जा रहा था, वो उनके अंदर दूर। अब हम चौड़े होकर घूम रहे थे, अच्छा ऐसा है क्या, चलो समझ में आ गया। तो इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का विकासात्मक रूप। हमें पता लगता है कि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बड़े लेवल पर चलेंगे। जैसे 19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने सामाजिक धार्मिक नव जागरण का कार्यक्रम अपनाया और सारे देश को प्रभावित किया। यानी हमारे देश में आप पढ़कर आ चुके हैं किस तरह के समाज सुधार की बात की जा रही थी, किस तरह से धार्मिक सुधार की बात करी जा रही थी। सामाजिक सुधार का क्या मतलब है? समाज में कुछ कुरीतियां हैं, अगर जैसे देखो 2 वल्नरेबल सेक्शन है जिनको इजीली टारगेट किया जाता है। एक महिलाओं को बहुत इजीली टारगेट किया जाता है, दूसरा दलित वर्ग। तो इनका स्टेटस था वहां पर, स्पेशली इस टाइम पीरियड पे। अब तो बहुत सारे कानून बन गए तो थोड़े से सिचुएशन ठीक हो गई है। अदरवाइज महिलाओं के साथ किस तरह का बर्ताव होता था आप सभी ने देखा है। एक आदमी कहीं शादी करके बैठ जाता था, महिला कहीं की नहीं होती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं कराई जाती थी, मतलब बहुत कम एज में शादी कर देना। फिर उसके बाद से पति मर गया तो उसको उठा के सती बना देना कि भैया तुम भगवान की जगह जाओ और सती प्रथा को फॉलो करो, इस तरह की बातें डाल देना दिमाग में। या कभी नशा वशा देकर भी सती प्रथा को फॉलो कराया जाता था। और विधवा हो गई तो उसका जीवन नीरस कर दिया जाता, सफ़ेद कपड़े पहनो, नंगे रहो, नंगे पाँव रहो, और ये बाल छिलवा लो, ये सारी चीज़ें बहुत सारी जो है उन पर बाध्यताएं लागू कर दी जाती थी। ठीक है, तो उनका स्टेटस बिल्कुल ठीक नहीं था, है ना। सोशली डिपेंडेंट थी, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट थी, मेंटली डिपेंडेंट थी मेल पे। आज भी बहुत सारी महिलाएं डिपेंडेंट हैं एक्चुअली, अगर मैं बोलूँ ग्राउंड लेवल पर। ठीक है,
अब इसी तरह वल्नरेबल सेक्शन में वो भी आ जा रहे थे, दलित वर्ग भी आ जा रहे थे, उनको भी इजीली टारगेट किया जाता है सोशली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से कि भाई तुम्हारा तो सिस्टम ही यही है, तुम दलित हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इस लायक नहीं हो। बहुत सारी सामाजिक बाध्यताएं लागू की जाती कि तुम इस लेवल पर काम नहीं कर सकते हो, इसके लिए तुम अपात्र हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो अच्छा समाज नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक है जिन्होंने तर्क दे दिया कि जाओ बरा जरा भाई पढ़ो, एंशियंट पढ़ो, वैदिक टाइम पीरियड पढ़ो, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पढ़ो। कुछ ऐसा नहीं था, सब एक जैसे थे, इक्वालिटी थी। जो वर्ण सिस्टम लाया गया था वो बेसिकली डेजिग्नेशन के लिए कि भाई ये अलग अलग ग्रुप जो काम कर रहे हैं इसके हिसाब से इनका वर्ण डिसाइड होगा और ये मूव कर सकते हैं। ब्राह्मण आज ब्राह्मणिज्म का काम कर रहा है, मतलब किसी को पढ़ा रहा है या फिर पूजा पाठ करा रहा है, तो ब्राह्मण है, कल को वो लड़ाई झगड़ा करे, रक्षा करे तो वो क्षत्रिय हो जाएगा, कल को वो व्यापारी का काम करे वैश्य हो जाएगा, कल को वो शिल्पकार का काम करे शूद्र हो जाएगा। एक ही व्यक्ति जीवन के किसी भी चरण में कोई भी वर्ण में जा सकता था। बाद में इसको हमने जटिल बनाया है, तो उन्होंने तर्क दिया, तर्क रखे, सामाजिक कुरीतियों पर चोट किया। इसी तरह महिलाओं की स्थिति की बात की कि भाई विमेन्स की स्टेटस आप जाकर देखो, वैदिक टाइम पीरियड में महिलाएं अपने पतियों के साथ यज्ञ आहुति में पार्टिसिपेट कर रही है। सभा समिति जैसी जो असेंबलीज होती थी उनमें विमेन्स का पार्टिसिपेशन था। महिलाओं की अच्छी स्थिति थी वैदिक टाइम पीरियड में। कहीं पर हम बाल विवाह नहीं देखते हैं, अच्छी खासी शिक्षा दी जाती थी, अच्छी एज में शादी की जाती थी, उल्टा एक लड़की के कई पति भी हो जाते थे। तो बेसिकली अच्छा स्टेटस था। बाद में आके आपने इनको घर तक सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया। तो ये सारी चीजें सामने लेकर आएंगे। प्लस धार्मिक जो आडंबर डाले जा रहे थे, ज्यादातर चीजें धर्म के नाम पे बोल दी जाती कि अच्छा ऐसा धर्म में लिखा है, ऐसा धर्म में लिखा है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है ना, धर्म जिससे व्यक्ति बहुत डरता है। धर्म दो लोगों के बीच खून खराबा भी करा सकता है। धर्म, जिस धर्म के लोग होंगे वो, कोई भी धर्म जो है ना, उन लोगों के बीच वैसे एकता हो ना हो, लेकिन उस धर्म के नाम पे वो सब एक हो जाते हैं। मतलब धर्म लोगों को जोड़ने का काम भी करता है, खून खराबा भी करवा सकता है। बहुत ही सेंसिटिव चीज है धर्म, समझ में आ रहा है, लोगों के लिए बहुत मायने रखती है किसी भी क्षेत्र में, है ना। एंशिएंट टाइम पीरियड में देखो यूरोप में हर जगह बहुत सारे वॉर्स हुए हैं रिलीजन को लेकर, उसके अब एक्सपांशन को लेकर, उसके स्प्रेड करने को लेकर। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए उन स्कॉलर्स के द्वारा, उसका उन्हें बहुत बुरा सामना तो करना पड़ा, उनका काफी विरोध हुआ, लेकिन इसने समाज पे प्रभाव डाला। महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, दलितों की स्थिति में सुधार आया। बहुत सारे लोग थे जो अब तर्क की बात करने लग गए थे, और जो चीजें धार्मिक रूप से उन पर बाध्यताएं लागू की जाती थी उनको वो तोड़ने लग गए थे कि नहीं ये गलत है, इसके पीछे ये तर्क दो, और वो जो तुम तर्क दे रहे हो वो एक्चुअली इस पे लागू नहीं हो रहा है। तो उसने लोगों को एक करने का काम किया। जब समाज में सुधार होगा, इक्वालिटी आएगी, तो कनेक्शन बढ़ेगा। जो विमेन्स जिनको घर तक बांध दिया था, जब उनको शिक्षा दी जाएगी, उनको उनके राइट्स की बात की जाएगी, यही महिलाएं नेशनल मूवमेंट में साथ साथ खड़े होकर पार्टिसिपेट करेंगी। समझ में आ गया है। तो अगर 4 लोग हैं, अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है और उनसे बोलो चलो भाई देश के लिए, भाई कैसा देश, भाई देश आजाद भी हो जाएगा तो मेरी आजादी किधर है, मैं तो फिर भी एक्सप्लॉइट ही होंगी। दलित को बोलेगा कैसा देश भाई, मैं तो फिर भी एक्सप्लॉइट होऊंगा। लेकिन जब इनको इनके राइट्स मिलेंगे, अब ये अपने अधिकार पाके अब बोलेंगे ना कि हाँ चलो अब देश के लिए लड़ते हैं, जो लड़ा भी गया इनके द्वारा। ठीक है, तो ये जब सुधार आंदोलन होंगे, नवजागरण आएगा, लोगों के बीच में नई सोच आएगी, इक्वालिटी आएगी, और एक बहुत बड़ा तबका जो है वो नेशनल मूवमेंट से जुड़ेगा, राष्ट्रीयता की भावना के साथ। आंदोलनकारियों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक एकता, राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर जोर दिया, उनके लिए संघर्ष करने की बात की। समाज सुधार के प्रस्ताव को सरकारी अनुमति में विलंब ने समाज सुधारकों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि जब तक स्वशासन नहीं आएगा। देखो ये जो समाज सुधारक थे ना, रिफॉर्मर्स थे, इनके दिमाग में भी कुछ चीजें क्लिक कर रही थी, क्योंकि जब ये रिफॉर्म की बात कर रहे थे कई जगह पर ब्रिटिश शांत चुप्पी लगाए बैठे हुए थे, स्पेशली 1857 के रिवोल्ट के बाद, क्योंकि 1857 के पहले ब्रिटिश ने कई सारे ऐसे कानून बना दिए थे भारतीय बुद्धिजीवियों के कहने पर, हमारे सुधार के लिए, देश के समाज धर्म सुधार के लिए। ब्रिटिश को फर्क नहीं पड़ता था, ब्रिटिश को सिर्फ इतना फर्क पड़ता था कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो प्रॉफिट हो रहा है तो चलेगा। तो यहाँ पर यही था कि जो समाज धार्मिक सुधार के लिए ब्रिटिश ने कानून बनाए थे,
जो रूढ़िवादी लोग थे, जिनका कहना था कि तुम नहीं छेड़ सकते, जब ब्रिटिश ने छेड़ दिया तो 1857 के विद्रोह में ऐसे रूढ़िवादी लोग भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे कि ये देखो इसने हमारे धर्म से छेड़छाड़ किया है, चलो इसको भगाते हैं यहाँ से, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने ये अप्रोच अपनाया था कि हमको इनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। उसके बाद से जब ये स्कॉलर्स बोल रहे थे कि ये गलत हो रहा है, इसको कानून बना के सही किया जाए, तो ब्रिटिश थोड़ा सा अनसुना सा व्यवहार कर रही थी। तो उन स्कॉलर्स को लगा कि ये इनका रवैया इसलिए है क्योंकि हम खुद यहाँ रूल नहीं करें, अगर हम रूल करते तो हम अपना फायदा नहीं, हम समाज का फायदा देखते, हम देश का फायदा देखते। समझ में आ रहा है? तो उनको महसूस हुआ उस मूवमेंट पे कि ये हटना चाहिए यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का उत्थान। इसी समय पे जो मिडिल क्लास स्कॉलर्स थे उनका एक लेवल हमें दिखाई देता है, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है। अंग्रेजों की प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रक्रिया से नगरों में मध्यम वर्गीय नागरिकों की श्रेणी उत्पन्न हुई, जैसे कि सिटीज बनने लग जाएंगी, एक मिडिल क्लास ग्रुप निकल कर आएगा, क्योंकि ब्रिटिश को बहुत सारी सेना में लोग चाहिए, ब्रिटिश को बहुत सारे अधिकारी चाहिए, ब्रिटिश को बहुत सारे कर्मचारी चाहिए न्यायालय व्यवस्था चलाने के लिए, विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों को चलाने के लिए। तो जो लोग अब नौकरी करेंगे उनका लाइफस्टाइल भी वही हो जाएगा ना, फिर वो एक सिटी लाइफस्टाइल जिएंगे, लेकिन उनके बीच में एक उनका लेवल तो हो गई होगा, सोच भी उनकी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो ऐसा एक मिडिल क्लास निकल कर आ रहा है सामने। ठीक है, इस नवीन श्रेणी ने तत्परता से अंग्रेजी भाषा सीख ली, उनको इंग्लिश बोलने आता था, जिससे उसे रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त होने लगा। यह नवीन श्रेणी अपनी शिक्षा, समाज में उच्च स्थान तथा प्रशासक वर्ग के समीप होने के कारण आगे आ गई। यह मध्यम वर्ग भारत की नवीन आत्मा बन गया और इसने समस्त देश में एक नई शक्ति का संचार प्रदान किया। मतलब भाई वो पढ़ा लिखा एक अच्छा वर्ग था भारत का, जिसके अंदर वो समझदारी थी, जिसके अंदर वो सोच थी। तो इनिशियली तो ये लोग जो मिडिल क्लास वर्ग निकल कर आए थे, ये इनिशियली तो ब्रिटिश का फेवर कर रहे थे कि ब्रिटिश की वजह से इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जब इन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, प्रमोशन होके भी ये उस पद पर नहीं जा पा रहे, इनसे इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा, जब इन्हें समझ आएगा ना, तब ये ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होंगे और ये फिर मोर्चा संभालेंगे, लीड करेंगे। किसको? इंडिया के जो बाकी सारे ग्रुप्स हैं उनको लीड करेंगे कि अच्छा तुम सब जो है तुम्हारा मैं नेतृत्व करता हूं और हमें क्योंकि जानकारी है तो हम तुमको अच्छे से लीड कर पाएंगे और ये लीडर के फॉर्म में हमें निखरते हुए दिखाई देंगे। समकालीन घटनाओं का विश्वव्यापी प्रभाव, कुछ ऐसी पैरेलली इवेंट्स हो रही थी इस टाइम पीरियड में विश्व में, जिसका भारत के लोगों पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। जैसे दक्षिण अमेरिका जो है, वहां पर हमें पता है बहुत सारे उपनिवेश थे। वो सारे उपनिवेश किसके थे? स्पेन, पुर्तगाल के, यानी यूरोपियंस के। वो उपनिवेश इंडिपेंडेंट हुए तो हमें लगा अच्छा वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, हम भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूनान और इटली के स्वतंत्रता आंदोलन चले, आयरलैंड में घटनाएं हुई, किस तरह से जमींदारों के खिलाफ विद्रोह हुआ। तो ये सारे ऐसे वैश्विक इवेंट्स थे। देखो यहाँ नहीं बताया जा सकता है क्योंकि बहुत लंबा टाइम लेगा और वो छोटी सी चीज़ नहीं है, उसका कनेक्शन है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आप सारा डिटेल से जानेंगे, लेकिन कुछ वैश्विक ऐसी घटनाएं घट रही थी, उनको पढ़ के हमारे अंदर वो नव चेतना आती थी। अच्छा वो इंडिपेंडेंट हुआ, उनने हरा दिया यूरोपीय पावर्स को, तो हमें लगता था कि हम भी हरा सकते हैं। ठीक है, विदेशी शासकों की जातीय अहंकार और प्रतिक्रियावादी नीतियां, मतलब अगर कोई आपके साथ गलत भी कर रहा है, जैसे दो दोस्त है ना, उसमें से एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त को एक्सप्लॉइट कर रहा है फाइनेंशियली, मतलब दोनों चाय पीने जाते हैं, हर बार वही पैसा दे रहा है ना, दोनों कहीं घूमने जाते हैं, हर बार वही किराया देता है, लेकिन उस दोस्त का व्यवहार उसके प्रति बहुत अच्छा है, तो इस दोस्त को कभी फील ही नहीं होगा। दूसरे बोल सकते हैं कि अरे यार वो पैसा नहीं देता, वो चला कभी नहीं, मेरा अपना दोस्त है, बिल्कुल पक्का यार है। और वही व्यक्ति अगर तुम्हें एक्सप्लॉइट तो कर रहा हो, जुबान का भी गंदा हो, मतलब एक्सप्लॉइट करे, अपमानित भी करे, फिर तुमको फील आ जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति सही नहीं है। तो ऐसा ही था, ब्रिटिश हमको फाइनेंशियली तो ड्रेन कर ही रहे थे, एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे, साथ ही साथ बार बार हमको नीचा दिखाते थे। और नीचा दिखाने का मतलब वो उनकी गंदी आदत थी, उसको कोई प्रॉफिट थोड़ी मिलता था, वो आदत थी किसकी? जातीय अहंकार की, कि हम नस्ल से ऊंचे हैं और तुम नीचे हो। तो ये जो लोग थे ना, इनका जातीय अहंकार जो कर रहे थे, हमारे साथ भेदभाव कर रहे थे, उसके प्रति भी हमारे अंदर में गुस्सा था और फिर हम एक हो गए, इनके खिलाफ आ गए। तो अंग्रेज शासकों का जातीय अहंकार, श्रेष्ठता की भावना ने भारतीयों को अत्यंत आहत किया। अंग्रेज थे वो भारतीयों के लिए अनेक अपमानजनक शब्द का
प्रयोग करते थे, ठीक है। तो जब बार बार आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करोगे और फिर बोलोगे देखो तुम्हें हम सभ्य बनाने, और ये सभ्य थोड़ी बना रही है, तो हमारी बेइज्जती कर रहा है, समझ में आ रहा है। और ये हमारा शासक नहीं हो सकता। जो हमारा अपना शासक होगा वो कभी हमें अपमानित थोड़ी करेगा। और अगर दो अधिकारी हैं, सॉरी दो लोग हैं यहाँ पर, एक ब्रिटिश अधिकारी और एक भारतीय है, तो आप हमेशा भारतीय का ही अपमान करो, अपने वाले का भी कर लो नहीं। तो ये सारी चीज़ें इन दिखा रहा था कि ये हमारे शासक नहीं, ये हमारे शोषक हैं, ठीक है। उच्च एवं महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों को नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया जाता था। आप कितने भी योग्य हो, आप क्लैरिकल लेवल तक काम करें, आप अधिकारियों के पद पे नहीं जा पा रहे। इनको लग रहा है ये क्या हो रहा है। इन सभी कारणों से और त्वचा के गोरेपन, प्रजातीय श्रेष्ठता के रंग में डूबे अंग्रेजों के प्रति हमारे अंदर घृणा पैदा हो गई। जो इनको था कि कलर कॉम्प्लेक्स वाला था कि अरे भैया हम गोरे हैं, तुम काले हो, तुम असभ्य हो, हम सभ्य हैं, ये सब हमारे अंदर में इनके खिलाफ क्या ला रहा था, एक गलत भावना ला रहा था कि ये सही आदमी नहीं है, इसको तो हमको बाहर करना ही करना है। इसके अलावा न्याय में असमानता बड़े लेवल पर होती थी। ब्रिटिश बहुत ही इनइक्वालिटी करते थे, जस्टिस वाइज हम बोले। इवन कोई भी यूरोपीय व्यक्ति भारत में कोई भी कांड कर दे, अगर न्यायाधीश के पद पर कोई इंडियन बैठा है, वो उसका केस नहीं सुन सकता था। अभी कोई इंडियन जा रहा है और कोई यूरोपियन जा रहा है, तो उसमें चाहे इंडियंस की गलती ना हो, फिर भी उसे कठोर से कठोर सजा दे दी जाएगी, ठीक है, कि भाई तुमने ये कांड किया है, तुमको इतना पनिशमेंट मिलेगा। और यूरोपियंस चाहे कितना बड़ा गलत काम करके आए हों, उनको फ्री छोड़ दिया जाता था, छोटे मोटे जुर्माने लगाकर। तो ये सब दिखाई दे रहा था ना, हमें दिखाई दे रहा, तो हमारे अंदर गुस्सा भर जाएगा। तो वो यहाँ पर आ रहा है और वो गुस्सा ही हमको एक कर देगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रिटिश ऐसे एक्ट लाएंगे। 1857 का रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट के बाद से क्राउन रूल लागू हो रहा है इंडिया में 1858 से, जिसमें दर्शाया जा रहा है कि देखो मैं तो तुम्हारे फेवर में काम करूंगी। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे भारत में कानून बनकर आए जिन्होंने चरित्र दिखा दिया ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का कि ये सुधर नहीं सकते, ये वही है जो है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे एक्ट लाए गए, जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। पहले तो इंडियन सिविल सर्विसेज जो था, सिविल सर्विसेज में हम देखते थे कि कोई एग्जाम ही नहीं था, डायरेक्ट लंदन से उठा के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी होते थे, उनके नलायक बच्चों को उठा के लाया जाता था, कलकत्ता में उनको शिक्षित किया जाता, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देके बना देते थे प्रशासनिक अधिकारी, जो भारत में प्रशासन देखते थे, ठीक है। अच्छा खासा वेतन था, अच्छा हो रहा था। तो ये जो सिविल सर्विसेज के लिए ये जो आता है ना दिमाग में, ये एक्चुअली ऑरा ब्रिटिश का ही बनाया हुआ है। बहुत सारी सर्विसेज है, लेकिन सिविल सर्विसेज का एक अलग ही ऑरा माना जाता है, वो उस टाइम ही क्रिएट किया गया था। अच्छा पद माना जाता था, अच्छा मान सम्मान, अच्छा सैलरी दिया जाता था उस समय, ठीक है। तो वो वहाँ पर था। इनिशियली एग्जाम भी नहीं होता था। 1853 के एक्ट में प्रोविजन किया गया था ओपन कंपटीशन होगा, इंडियंस भी बैठ सकते हैं, लेकिन लंदन जाते थे बैठने में। बहुत बोलने पे फिर ये हुआ कि आगे एग्जाम जो है लंदन के साथ साथ भारत में भी कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश चाहते थे कि इंडियंस को कैसे हम इसमें से बाहर करें, है ना। एग्जाम तो हम दिला रहे हैं, लेकिन उसमें और कैसे इनको वीक किया जाए। तो उम्र घटा के कितनी कर दी, 21 से 19 वर्ष। अब सोचो, पूरा पेपर अंग्रेजी में ले रहे हो, तुम्हारी शैक्षणिक पद्धति पे ले रहे हो, और 19 वर्ष में ही हमारे लिए एग्जाम क्वालिफाई करने की व्यवस्था यहाँ पर ला दी गई, जिससे साफ साफ लग रहा था कि ये हमें आउट करना चाहते हैं। इसी तरह जब पूरा दक्षिण भारत भयंकर अकाल की चपेट में था, तब भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1877 में, ठीक है। दिल्ली दरबार लग रहा है। दिल्ली में ब्रिटिश जो है महारानी आ रहे हैं, राजकुमार आ रहे हैं, और ये कोई दरबार आता है। आज भी कोई भी किसी देश से कोई क्या बोलते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, चाहे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आए, वहाँ के प्रेसिडेंट आए, तो एक अच्छा खासा खर्चा लगता है, क्योंकि वो मूवमेंट पे हमें उनका वेलकम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कि दिल्ली दरबार आयोजित किया जा रहा है और उसमें अच्छा खासा खर्चा लग रहा था। वही वो मूवमेंट था जब बंगाल अकाल की चपेट में था। यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, उन पे नहीं खर्च किया जा रहा है। और भाई आप परेशान हो, आप तंग में हो, और आपका जो मालिक है, आप बोल रहे हो कि भाई मुझे परेशानी है, मेरे घर में बीवी बच्चे बीमार है, मुझे 1000 रुपये एडवांस चाहिए। वो बोल रहा है भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपने समझ लिया चलो पैसे नहीं, और वही आपका मालिक 2 दिन बाद एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करे और 1000 रुपये प्लेट पर खाना चलाए, तो आपके मन में क्या फीलिंग आएगी कि अरे मैंने तो सिर्फ 1000 रुपये माना। ऐसा ही यहाँ पर हमें फीलिंग आया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 में। सारे ब्रिटिश जो है वो फालतू काम कर रहे थे। इस एक्ट से जो प्रेस है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि भाई मीडिया पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
इसी तरह से आगे हम देखें, मतलब ये क्या कर रहे थे ना कि मीडिया पे कंट्रोल करना, मतलब जो न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ छाप रहे थे कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ छापोगे तो तुम पर एक्शन ले लिया जाएगा, तुम्हारा जितना भी प्रेस का संपत्ति है, तुम्हारी अपनी संपत्ति है, सब जब्त कर ली जाएगी। तो एक तरीके से मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही थी प्रेस की। शस्त्र अधिनियम लाया गया, इसमें प्रोविज़न कर दिया गया कि भारतीय जो है वो शस्त्र नहीं रख सकते, अब कोई भी शस्त्र ऐसे नहीं रख सकता, प्रॉपर उसके लिए नियम वगैरह ला दिया गया। तो ये सब ऐसा था जो बता रहा था कि अरे ब्रिटिश जो है किस तरह से वन बाय वन हमें खत्म करने की कोशिश करें। इसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद, ये तो बहुत बड़ा चीज़ था। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि भारत में कोई भी इंडियन किसी यूरोपियन, कोई इंडियन जज किसी भी यूरोपियन का केस नहीं देख सकता था। ये जो इल्बर्ट बिल लाया गया था, बिल लाया गया था, आप सभी को पता है कि बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। पार्लियामेंट 3 ऑर्गन से हमारे, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, उस समय पे अलग व्यवस्था थी। तो अभी क्या है, अगर आपको कोई कानून बनाना है तो पहले बिल लाया जाता है जिसको आप बोलते हैं विधेयक। ये बिल लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर सिग्नेचर करते हैं तो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आप कानून कहते हैं। तो एक बिल लाया गया था, विधेयक लाया गया था। इस विधेयक में प्रोविजन किया गया था ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा कि अब भारतीय न्यायाधीश भी किसी यूरोपीय व्यक्ति के केस को देख सकता है। बस इस पे तो यूरोपीय पगला गए, मतलब ब्रिटिश जो भारत में थे उनको लगा रहे गड़बड़ है, ये हमारा केस कैसे जाएगा भारतीय के पास, इसके पास नहीं देने का। तो इसलिए ये विवाद हुआ और इस विवाद की वजह से ये इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ गया। भारतीयों के लिए बहुत अपमानजनक था कि तुम इतना भेदभाव कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी, ये सारे एक्ट थे जो हमें दिखाई दे रहे हैं। वन बाय वन ब्रिटिश की असली चेहरा था वो हमारे सामने ला रहे हैं। कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, इसी बीच कांग्रेस का तो अभी हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। 1885 में कांग्रेस का गठन होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले बहुत सारी हमें छोटी छोटी राजनीतिक संस्थाएं दिखाई दी। डिफरेंस क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, अखिल भारतीय स्तर पर हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, सबको रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके पहले की जो ये संस्थाएं थी वो सबको रिप्रेजेंट तो नहीं कर रही थी, वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को या किसी पर्टिकुलर वर्ग को रिप्रेजेंट कर रही थी। जैसे कोई ग्रुप बना, वो राजनीतिक संस्था बोल रही है कि जमींदारों के साथ ये गलत हो रहा है, इसके लिए हमें ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म के रूप में वो आवाज़ उठा रही है। कोई बोल रहा है किसानों के साथ गलत हुआ, कोई बोल रहा है कि हमारा उद्देश्य है कि भारत के लोगों में एकता लाना, कोई बोल रहा है हमारा उद्देश्य है एक जनमत तैयार करना, ब्रिटिश के खिलाफ लोगों को अवेयर करना। ओके, तो इस तरह अलग अलग एक सीमित उद्देश्य के साथ में ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज हमें दिखाई देते हैं। तो इनके बारे में बोल रहा है कि इसने बड़े लेवल पर तो नहीं, लेकिन छोटे लेवल पर तो काम कर ही रहा है ना, वो ब्रिटिश का असली चेहरा लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हमारे अंदर राष्ट्रवादी भावना पनपी है, इसमें इनका भी रोल था। तो कांग्रेस के गठन से पूर्व बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई और उन राजनीतिक संस्थाओं का उद्देश्य था भारत में प्रशासनिक सुधार, यानी ब्रिटिश जो भारत में प्रशासनिक रूप से गड़बड़ करे उसमें उन्हें सुधार लाना था। दूसरा, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, शिक्षा का प्रसार। ये चाहते थे कि जो प्रशासन चल रहा है, जो कानून बनाया जा रहा है, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उन भारत में कानून बनाने वालों, एग्जीक्यूशन करने वालों में इंडियंस के नंबर्स बढ़ा दिए जाए। हम खुद क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे देश के लिए क्या कानून व्यवस्था होनी चाहिए, उसको लागू करने का तरीका क्या होना चाहिए, एक भारतीय से अच्छा कौन समझेगा। तो इस मुद्दे को लेकर ये जो है आगे आ रहे थे। किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश में जिन राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ, ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के द्वारा ही गठित किया जा रहा था। जो मैंने बोला ना अभी, शिक्षित मध्य वर्ग, एक ऐसा मध्यम वर्ग जो पहले तो ब्रिटिश के फेवर में था, बाद में उसको फील हो गया नहीं भैया ये दूसरा ही है और ये हमें एक्सप्लॉइट ही करेगा। तो ये मध्यम वर्ग आगे आए, इसने प्लेटफॉर्म्स बनाए इस तरह के और इसने लीड किया। लेकिन देखो ये इनकी कमी क्या थी, ये खुद पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, हाई फाई थे, ये लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए। एक्चुअली ये इनकी प्रॉब्लम थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों जैसे दिखते नहीं हैं, उन जैसे बोलते नहीं हैं, हम उनको जानते नहीं हैं, तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हुए भी एक्चुअल में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। जैसे कि मैं हमेशा एक बड़े घर में रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि कभी जीवन में कोई अभाव देखने को नहीं मिला, और फिर मैं बनने चली हूँ सोशल वर्कर, और मैं लोगों से मिल नहीं रही हूँ जिनको प्रॉब्लम है, और मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि भाई अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन मुझको ग्राउंड लेवल पर ना तो मैं उन लोगों को खुद से कनेक्ट कर पाऊंगी, वो लोग मेरे साथ आके खड़े भी नहीं होंगे, दूसरा ना मैं उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। लेकिन वहीं
अगर मैं उन लोगों के बीच जाऊं, उनसे मिलूं, उनसे बात करूं और उन जैसी ही बिहेव करूं, उन जैसा बिहेव का मतलब है कि आप सूट बूट पहन के उस क्षेत्र में जाओगे तो लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, आप उन जैसा परिधान पहन कर जाओ, लोग कनेक्ट करेंगे। उनकी बोली भाषा में बात करो, लोग कनेक्ट करेंगे, लोग आपको अपना समझेंगे, अपने दिल की बात बताएंगे। और फिर जब एक बार आप उनका विश्वास जीतकर उनको रिप्रेजेंट करोगे तो वो सब आपके पीछे खड़े होंगे, आपके लिए जान देने तैयार हो जाएंगे, जैसे गांधी जी ने किया था। तो यहाँ पर यही था कि मिडिल क्लास के लोग थे, इनके द्वारा जो ये पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए जा रहे थे, काम किया इन्होंने, नो डाउट इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना लाने में काम किया, लेकिन फिर भी ये सीमित थे। इनमें ज्यादातर हमें कौन दिखाई देते थे? वकील, डॉक्टर, पत्रकार, शिक्षक। तो काम तो कर रहे थे, फिर भी मास को इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। बंगाल में अब ये राजनीतिक संस्थाओं के बारे में ही इस बुक में बताया गया। ये देखो, ये रटने वाला काम है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, मैं सिर्फ बता दे रही हूँ आपको थोड़ा सा याद कर लेना है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी। जैसे ये बंगाल की बात करेगा, बॉम्बे की बात करेगा, मद्रास की बात करेगा, तो स्पेसिफिक इन कुछ रीजन्स की बात करता है कि ये वो जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हमें कुछ राजनीतिक संस्थाएं उभरती हुई दिखाई दी। ठीक है। कांग्रेस के बनने से पहले इन राजनीतिक संस्थाओं ने भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे इसको बिल्कुल याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, थोड़ा सा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन में डाल सकता है, और स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर बात कर रहा है इनके अलग अलग उद्देश्य थे। यहाँ पर राजनीतिक संगठनों की बात कर रहा है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वप्रथम राजनीतिक संगठन बनाने का श्रेय उनके सहयोगियों को मिला जब उन्होंने 1836, बोल रहे राजा राम मोहन रॉय जो है ना, इनके विचारों से काफी लोग प्रभावित थे, और उन्हीं विचारों से प्रभावित होकर आगे चल के कई लोगों ने राजनीतिक संगठन बनाया, जिसमें हमें दिखाई देता है 1836 में बंग भाषक प्रकाशक सभा, ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और बोल रहा है कि ये प्लेटफॉर्म किस पर काम कर रहा है। जुलाई 1800, ये जो प्लेटफॉर्म है ये किस पर काम कर रहा है? उसी दिशा में काम कर रहा है कि कैसे भारतीयों को अच्छी शिक्षा दिलाई जानी चाहिए, लोगों में एकता स्थापित करनी चाहिए, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा के रूप में हमें दिखाई दिया। कहाँ पर? बंगाल वाले क्षेत्र में। दूसरा, 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन, या फिर इसे लैंड होल्डर सोसाइटी का नाम दिया जाता है, इसकी स्थापना की गई। अब देखो, ये स्पेसिफिक किस पर काम कर रहा है? जमींदारों के हित की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो बोल रहा है कि जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। यहाँ पर यूनिटी वाला स्ट्रक्चर दिखाई दिया, सभी जमींदारों के हित के लिए यहाँ पर यह व्यवस्था लाई गई। 1843 में एक अन्य राजनीतिक सभा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना, कि किस तरह से उनको राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जाए ताकि आगे चल के हम मूवमेंट करें तो लोग उस मूवमेंट में सही तरीके से, सही अप्रोच के साथ पार्टिसिपेट कर सकें। 1851 में जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का आपस में विलय हो गया। आपने अभी दो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। एक आपने पढ़ा ये रहा जमींदारी एसोसिएशन 1838 में, दूसरा आपने पढ़ा 1843 का बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। बोल रहे जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों मर्ज कर दिए गए और मर्ज करके एक नई संस्था दिखाई दी जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी, इसने ब्रिटेन की पार्लियामेंट को लेटर लिखा था, एक प्रार्थना पत्र, और उसमें अपील भेजा था कि भाई हम चाहते हैं कि आप इन कुछ सुझाव को अपने आने वाले नए कानूनों में सम्मिलित करें। 1866 में, इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में एक एसोसिएशन की स्थापना की थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि वहां लंदन में ब्रिटिश का असली चेहरा दिखाना, बताना उनको कि भाई भारतीयों के साथ क्या हो रहा है, तो भारतीय समस्याओं से उनको अवगत कराना और वहां पर भारतीयों के फेवर में जनमत तैयार करना, यह भी इसका काम था। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका थोड़ा सा डेट भी याद कर लेना इन दोनों का, 1866 1875। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में राष्ट्रवाद की भावना लोगों के बीच जागृत करना। इंडियन लीग का स्थान आगे चलकर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, उसने ले लिया। तो यही इंडियन लीग बाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के नाम से जानी गई।
इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। ये दोनों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की संकीर्ण और जमींदार समर्थक नीतियों के विरुद्ध थे। अभी आपने पढ़ा ना ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो बोल रहा है कि जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था ये स्पेसिफिक किसके लिए काम कर रहा था? जमींदारों के लिए काम कर रहा था। तो इसके खिलाफ ये जो इंडियन लीग, जो बाद में कन्वर्ट हुई इंडियन नेशनल एसोसिएशन में, ये लोग काम कर रहे थे कि आप केवल जमींदारों के हित की क्यों बात कर रहे हो। तो उनकी संकीर्ण मानसिकता के खिलाफ ये इसकी स्थापना की गई थी। इसका खुद का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सशक्त जनमत तैयार करना, लोगों को प्रिपेयर करना, उनको सारी चीजों से अवगत कराना ब्रिटिश क्या कर रही है, एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम हेतु भारतवासियों में एकता स्थापित करना कि जो इंडियंस हैं, एक तो उनको ब्रिटिश की पॉलिसी से अवगत कराना कि कैसे आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, दूसरा उन सबको प्रिपेयर करना कि हमको मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए और जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने 1877 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने का विरोध किया। मतलब ये डिमांड कर रहा था कि जो आपने एज कम किया है इसको आप वापस से सही करिए। एसोसिएशन ने इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ परीक्षा कराने और प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण करने की मांग की। ये बोल रहा है कि दोनों जगह पर आपको साथ में एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए और जो भारत में प्रशासनिक पद है ज्यादातर उसमें ब्रिटिश अधिकारी बैठे हैं, ऐसा नहीं हो, उसका भारतीयकरण कर दो। इंडियंस ही इंडिया पर रूल करना चाहिए ना, तो प्रशासन कौन समझेगा ज्यादा अच्छा? इंडियन समझेंगे। एक दूसरे देश का वहां पला बड़ा आकर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है जिसको लोगों की भाषा तक नहीं आती है। इसने दमनकारी आर्म्स एक्ट के बारे में अभी मैंने बोला कि किस तरह से भारतीयों को हथियार रखने पे पाबंदी लगाई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, किस तरह से जो हमारी प्रेस है, मीडिया है, उस पर पाबंदी लगाई गई कि आप कुछ भी सरकार के खिलाफ छापते हैं तो आप पर क्या बोलते हैं, आपकी सारी संपत्ति जो है जब्त कर ली जाएगी, आपका प्रेस बंद किया जाएगा। उसके खिलाफ अभियान चलाया इसने। बाद में इसी का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो जाता है 1886 में। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है किसके बारे में? इंडियन लीग, जो बाद में इंडियन नेशनल एसोसिएशन में कन्वर्ट हुआ, जिसने किसके खिलाफ इसका फॉर्मेशन हुआ था? ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है इसके खिलाफ इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसने क्या क्या काम किया और बाद में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो जाता है। बॉम्बे में भी बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं हमें दिखाई देती है, दो एक के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बोल रहे कि बम्बई में सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था बॉम्बे एसोसिएशन थी। इसका गठन 1852 को कलकत्ता ब्रिटिश एसोसिएशन के नमूने पर हुआ था। तो कलकत्ता ब्रिटिश एसोसिएशन जो वहां बन रहा है उसके पैरेलली यहाँ पर बॉम्बे एसोसिएशन का गठन हो रहा है। इसका उद्देश्य भेदभावपूर्ण सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना था, बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार को प्रेरित करना था कि जो आप ये लोग आप दो आंख कर रहे हो, ये मत करो, आप ये पॉलिसी लेकर आए हो, इंडियंस के खिलाफ है, ये सब काम ये कर रहे थे। 1867 में महादेव गोविंद रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया था। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, डेट भी इसका याद कर लेना। इसका उद्देश्य क्या था? सरकार और जनता के मध्य में ये मीडिएटर का काम कर रहा था, लोगों की बात सरकार तक पहुंचाई जा रही थी इनके द्वारा। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई जिसका श्रेय सैयद बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग को जाता है। ये सब उदारवादी चरण के नेता थे। ओके, कांग्रेस के जो मॉडरेट फेज के लीडर हमें आगे दिखाई देते वो यही सब थे। तो बॉम्बे की ये जो तीन ग्रुप्स हैं इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है। लास्ट, मद्रास में राजनीतिक संस्था, मद्रास में हमें दिखाई देता है कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में मद्रास में नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया। समझ में आ रहा है? तो कलकत्ता की जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी उसके पैरेलल बॉम्बे एसोसिएशन, उसके पैरेलल नेटिव एसोसिएशन मद्रास में खोला जा रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क वहाँ पर नहीं कर पाई थी। तो कई ऐसी भी सभाएं थी जिसकी ब्रांच खुल रही थी, जैसे अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, लेकिन कोई भी ऑल इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। मई 1884 में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लेंगे, वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चारू, ये याद रखना है, मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। ठीक है, अब ये पूरा हमने पढ़ा कि ये सारी जो संस्थाएं थी, इन संस्थाओं ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना लाने में, लेकिन ये कोई भी अखिल भारतीय संस्था में नहीं दिखाई देती है। तो कांग्रेस के पूर्ववर्ती, कांग्रेस के बनने से पहले 1885 में, आगे का हम चरण पढ़ेंगे, तो कांग्रेस के बनने से पहले
किस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। ये सब जो कांग्रेस के बनने से पहले ये सारे अभियान है ना, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे हम नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे ना, तो हम इन सब का जिक्र वहाँ पर करेंगे। 1875 में ब्रिटिश ने कपास पर बढ़ा दिया था आयात शुल्क। तो इनके द्वारा, ये जो कांग्रेस के बनने के पहले, यही लीडर आगे कांग्रेस में भी दिखाई देंगे, तो इनके द्वारा विरोध किया गया था इसका। ठीक है, सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण के लिए ये लोग बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप सरकारी सेवाएं जो है, जिनमें आप ब्रिटिश अधिकारियों को बिठा रहे हैं, ब्रिटेन से अधिकारी बुला रहे हैं, तो क्या भारत के लोगों में कैपेबिलिटी नहीं है कि अधिकारी पद पर जा सकें, उतने योग्य नहीं है कि शिक्षित नहीं है, तो फिर उनको बुलाकर उनको इतनी बड़ी सैलरी दे रहे हैं जो वो ब्रिटेन भेज रहे हैं। अगर भारतीय इस पद पर रहेगा तो वो सैलरी भारत के भारत में रहेगी और हमारे देश का संसाधन देश के अंदर ही घूमेगा ना। ये लॉर्ड लिटन की अफगान नीति जो वो चला रहे थे, वहाँ पर उनके द्वारा जो वॉर्स लड़े गए थे उसकी वजह से शस्त्र अधिनियम 1878 का मैंने अभी आपको बताया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सब एक्ट के खिलाफ ये लोग एक समर्थन तैयार कर रहे थे। स्वयं सेवक सेना में प्रवेश के लिए अधिकार में समर्थन, प्लांटेशन लेबर, इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के विरोध में, राजनीतिक प्रदर्शन हेतु अखिल भारतीय कोष की स्थापना के समर्थन में कि इस तरह का हमें एक अखिल भारतीय कोष स्थापित करना चाहिए, जो कोष में पैसा आएगा उससे हम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को चलाएंगे, अदरवाइज फंडिंग के बिना कैसे काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इंडियन एसोसिएशन ने इस संबंध में किसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है कि जो सिविल सेवा के लिए एज की बात की गई थी, एज घटा दी जो गई थी, उसके लिए यहाँ पर बात कर रहा है कि न्यूनतम आयु कम करने के समर्थन में, कि मिनिमम एज जो है इन्होंने कम करने की जो यहाँ पे हमें बात दिखाई देती है, उसके लिए, उसके अगेंस्ट हमें क्या दिखाई देता है कि भाई जो उन्होंने एज घटा दिया था ना, कि अब जैसे हमारे यहाँ पे अभी क्या है कि आप कम से कम जो जनरल वाले 32 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम एक होता है ना कि 21 to 32, तो वो यहाँ पर हमने देखा कि ब्रिटिश ने अपने फेवर में करने के लिए चीज़ें घटा दी थी। तो उसके लिए इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय प्रदर्शन किया था। ये जो अखिल भारतीय प्रदर्शन किया गया था सिविल सर्विसेज एग्जाम में एज को लेकर, उसको भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग स्टार बना लेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर। ये जो लास्ट में मैंने आपको चीज़ें कराई हैं सब फैक्चुअल टाइप की है, 2-4 बार आप पढ़ोगे खुद ब खुद लर्न हो जाएगा। बॉम्बे में हमें 6 के अराउंड दिखाई देती है इस तरह की सभाएं, वो भी मर्ज हो जा रही है या चेंज हो जा रही है, सेम नाम और चेंज हो जा रहा है। दूसरा हमने बॉम्बे में देखा, कलकत्ता में बंगाल में ज़्यादा दिखाई दी, बॉम्बे में हमें 3 दिखाई दे रही है, मद्रास में हमें 2 दिखाई दे रही है, उसमें से एक इफेक्टिव नहीं थी। तो 2-4 बार ऊपर पढ़ोगे खुद ब खुद आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए और जो भी क्लास का फीडबैक है वो देते रहा करिए, पॉजिटिव है नेगेटिव है सब मैं देखती हूँ, ताकि हम उस पर आगे काम कर सकें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।